शिद्दत से सीखने वालों को महेश बाबू का सलाम। तो कैसे आप लोग बोलो? बिंदास्त, ज़बरदस्त, जिंदाबाद। दोस्तों, यहाँ पे हमने बेसिक वाला कवर कर लिया है पोर्शन। अब हम क्या करेंगे, सीधा सीधा हम क्या करेंगे, शुरू हो जाएंगे पीएससी ऑडिट को लेकर। दोस्तों, यहाँ पे हमने बात करी है, देखो लास्ट के वीडियो में हमने बात करी है कि जो ऑडिटर होता है ना, वो कौन होता है, तुम्हारा C&AG होता है। C&AG माने कौन? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो भाई साहब, मैंने आपसे एक बात कहा था कि इसका जो अथॉरिटी है ना, बहुत स्ट्रांग होता है, क्योंकि ये सीधा कॉन्स्टिट्यूशन से गवर्न होकर आता है। तो यहाँ पे देखो, इन इंडिया गवर्नमेंट audit is performed by the independent constitutional authority, that is controller and auditor general of India। इसको हम क्या बोलते हैं? C&AG थ्रू इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स स्पेशल स्टेटस टू द C&AG। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन से इसका पावर आता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में तुम्हारे पास 148 से 151 तक, तीन नहीं दोस्त, चार चार होते हैं। ठीक है, 148, 149, 150, 151। तो चार तुम्हारे पास आर्टिकल होते हैं। वहाँ पे सेक्शन नहीं होते, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स होते हैं। तो आर्टिकल में तुम्हारे पास 148, 149, 150 एंड 151, ये चार आर्टिकल क्या करता है, C&AG को पावर कर देता है, उसके बारे में बात करता है। तो जो आर्टिकल 148 है ना, वो क्या बोलता है कि जो C&AG का अपॉइंटमेंट कौन करेगा, C&AG का अपॉइंटमेंट कौन होता है, कहाँ से होता है, C&AG को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा कि C&AG कौन होता है। ठीक है, उसको देखो भाई साहब, उसको रिमूव नहीं कर सकते, क्योंकि भाई साहब वो इतना स्ट्रांग बंदा है ना, इतना स्ट्रांग बंदा है ना। देखो, वो ऑडिटर है, अगर वो ऑडिटर है ना, अगर वो कुछ चीज़ ऐसे स्कैम को एक्सपोज करेगा, अगर वो कुछ बता देगा कि भाई साहब यहाँ पे गड़बड़ हो गई ना, तो भाई साहब गवर्नमेंट क्या करेगी, वो गवर्नमेंट उसको रिमूव कर देगी। भाई साहब, ये हमारा स्कैम को एक्सपोज कर दिया, इसको निकाल लो। तो उसको रिमूव नहीं किया जा सकता है जब तक कि उसका टेन्योर खत्म नहीं होता है, या फिर उसका एज वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है ना, तब तक उसको रिमूव नहीं किया जा सकता। ठीक है, वो तो वैकेट करेगा वापस। ठीक है, जब उसका टेन्योर खत्म होगा, जब उसका एज 65 क्रॉस हो जाएगा, वो तो हम देखेंगे, लेकिन वो रिमूव नहीं किया जा सकता, उसको निकाल नहीं दिया जा सकता। लेकिन निकाल दिया जा सकता है सिर्फ ओनली ऑन ग्राउंड ऑफ प्रूवन मिसबिहेवियर या फिर इनकैपेसिटी। मतलब जो देखो, सुप्रीम कोर्ट के जजेस वगैरह होते हैं ना, उनको भी रिमूव नहीं किया जा सकता। उनको रिमूव करने के लिए भी क्या होना चाहिए? प्रूवन मिसबिहेवियर या फिर इनकैपेसिटी होना चाहिए, तभी रिमूव किया जा सकता है। तो भाई साहब, वो सेम ग्राउंड इनको भी एप्लीकेबल है कि उनको C&AG को भी एप्लीकेबल होते हैं। मतलब देख, उसको ऐसे तो निकाल नहीं सकते, लेकिन अगर वो मेंटली, अगर वो पागल वगैरह हो जाते, मान ले, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर पागल हो जाते हैं, या फिर उनका कैपेसिटी नहीं होता है कि अभी वो C&AG ऑडिट कर पाए, कुछ हो जाते हैं, तो इस केस में ही तुम क्या कर सकते हो, उसको रिमूव कर सकते हो। नहीं तो तुम रिमूव नहीं कर सकते हो। अगर उन्होंने कुछ मिसबिहेव किया है, जैसे कि अगर उन्होंने खुद फ्रॉड किया है, कुछ गड़बड़ करी है, तभी तुम क्या कर सकते हो, उनको रिमूव कर सकते हो। नहीं तो उनको रिमूव नहीं कर सकते। ऐसा कहाँ पे लिखा है? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है भाई साहब। तो उसको रिमूव नहीं कर सकते, सिर्फ प्रूवन मिसबिहेवियर या फिर इनकैपेसिटी के केस में तुम उसको रिमूव कर सकते हो। फिर सैलरी के कंडीशंस एंड अदर कंडीशंस जो है ना, वो कौन डिसाइड करता है? पार्लियामेंट डिसाइड करता है। पार्लियामेंट में आके तुम क्या करोगे, उनका सैलरी कितना होगा, उनके कंडीशन, अदर कंडीशन कौन डिसाइड करेगा? पार्लियामेंट डिसाइड करेगा। तो यहाँ पे तुम्हारे पास 3 पॉइंट MCQ के लिए बन जाते हैं। एक, जो अपॉइंटमेंट है ना, वो प्रेसिडेंट करेगा, पार्लियामेंट नहीं करेगा। कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। ठीक है, तो एक MCQ तुम्हारा बन जाता है कि अपॉइंटमेंट जो है ना, प्रेसिडेंट करेगा। दूसरा, सैलरी के टर्म्स एंड कंडीशन प्रेसिडेंट नहीं चूज करेंगे, डिसाइड नहीं करेंगे, वो कौन करेगा? पार्लियामेंट डिसाइड करेगा। तो सैलरी कौन डिसाइड करेगा? पार्लियामेंट। मतलब अपोजिशन एंड तुम्हारा रूलिंग पार्टी सब मिलकर क्या करेंगे, उनको कितना सैलरी देना है, वो क्या करेंगे? डिसाइड करेंगे। एंड दूसरी बात आती है, उनको रिमूव नहीं किया जा सकता है। लेकिन फिर MCQ आता है कि प्रूवन मिसबिहेवियर के केस में या फिर इनकैपेसिटी के केस में तुम क्या कर सकते हो, उनको रिमूव कर सकते हो। एंड ये तुम्हारा कहाँ पे बात होती है? ये तुम्हारे आर्टिकल 148 में बात होती है ये सारी। फिर तुम्हारे पास और एक अगला वाला आर्टिकल आ जाता है, जो बात करता है ड्यूटीज, परफॉर्म सच ड्यूटीज एंड एक्सरसाइज सच पावर्स। ड्यूटीज एंड पावर के बारे में बात होती है इन रिलेशन टू द अकाउंट्स ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स। तो अकाउंट्स ऑफ यूनियन एंड स्टेट्स, तो ड्यूटीज एंड पावर्स के बारे में बात होती है। ड्यूटीज एंड पावर के बारे में बात होती है यूनियन एंड स्टेट्स के अकाउंट्स को लेकर, या फिर अदर अथॉरिटी बॉडी एज मे बी प्रिस्क्राइब, उनको अकाउंट्स एंड उनके अकाउंट्स को लेकर तुम्हारे पास क्या ड्यूटीज है एंड क्या पावर्स है। ठीक है, इसके बारे में बात होती है आर्टिकल 149 में। ठीक है, तो यहाँ पे C&AG का एक एक्ट भी है भाई साहब, 1971 का। ठीक है, 1971 जो है ना, तो तुम इसको याद रख सकते हो MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारे पास कौन सा एक्ट है?
सी एंड ए जी का एक्ट है तुम्हारे पास, ड्यूटीज पावर्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस, ठीक है। तो ये जो ड्यूटीज है, ये पावर है एंड एक कंडीशन ऑफ सर्विस जो है ना, तो इसका जो एक्ट उन्होंने बनाया है वो बनाया है तुम्हारा 1971 का, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पे क्या बोला है, देख भाई साहब, ये फिर एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सीएनएजी शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म of 6 years or up to the age of 65 years, for a term of 6 years or up to the एज ऑफ 65 ईयर्स विच एवर इज अर्लियर। मतलब अगर उसका टर्म जो है ना 6 ईयर का है एंड अगर उसने 63 ईयर में ज्वाइन किया ना, तो जब उसका एज जो है ना, अगर उसका एज 65 हो जाता है ना, तो वो क्या करेगा, वैकेट करेगा, छोड़ देगा वापस। या फिर उसका पहले ही 6 साल पहले खत्म हो जाते हैं, ठीक है। अगर वो 54 के एज में ज्वाइन किया है, 60 के एज में उसको अगर उसका टर्म खत्म हो जाता है, तो उसका टर्म खत्म हो जाएगा, तो तब तक वो होल्ड करेगा, कब तक, फॉर द टर्म ऑफ 6 ईयर्स और अप टू द एज ऑफ 65 ईयर्स, अप टू द एज ऑफ 65 ईयर्स जो भी तुम्हारा अर्लियर है। ही कैन रिजाइन एट एनी टाइम, ठीक है। वो रिमूव नहीं किया जा सकता है, देख भाई साहब, रिमूव नहीं किया जा सकता है, लेकिन वो क्या करेगा, रिजाइन कर सकता है। वो खुद छोड़ के जा सकता है, उसको निकल नहीं सकते, लेकिन वो खुद छोड़ के जा सकता है एट एनी टाइम, वो कभी भी छोड़ के जा सकता है थ्रू अ रेजिग्नेशन लेटर। फिर से एमसीक्यू वाला पॉइंट, रेजिग्नेशन लेटर एड्रेस टू द प्रेसिडेंट। सर यहाँ पे प्रेसिडेंट क्यों आया है, तो इसका सिंपल सा लॉजिक है कि अगर तू अपॉइंट कौन करता है, अपॉइंट प्रेसिडेंट करता है। तो अगर अपॉइंट प्रेसिडेंट करता है ना दोस्त, ठीक है, अगर अपॉइंट प्रेसिडेंट करता है ना दोस्त, तो रिमूव भी कौन करेगा, तुम्हारा प्रेसिडेंट ही रिमूव करेगा ना दोस्त, ठीक है। इतनी सिंपल सी बात आती है, ठीक है। फिर आता है आर्टिकल तुम्हारा 150, आर्टिकल 150 आता है, जो क्या बोलता है ऑन एडवाइस ऑफ सी एंड एजी प्रेसिडेंट टू प्रिस्क्राइब सच फॉर्म। तो फॉर्म कौन प्रिस्क्राइब करेगा, प्रेसिडेंट करेगा। इन विच अकाउंट्स ऑफ द यूनियन एंड स्टेट शैल बी केप्ट। तो यूनियन एंड स्टेट्स के अकाउंट कैसे रखने ना, ये कौन बताएगा, ये प्रेसिडेंट बताएगा, लेकिन एडवाइस कौन देगा, एडवाइस देगा सी एंड एजी, क्योंकि भाई साहब वो ऑडिट करने वाला है। तो वो क्या करेगा, प्रेसिडेंट को एडवाइस करेगा कि भाई साहब ऐसे ऐसे तुम कर लो, एंड प्रेसिडेंट उसके हिसाब से फॉर्म को प्रिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। ये बात आती है, सिंपल सा सेक्शन होता है तुम्हारा 150 का, सॉरी आर्टिकल है, ठीक है, आर्टिकल 150 का। फिर बात आती है आर्टिकल 151 की, जो तुम्हारा आखिरी आर्टिकल है। यहाँ पे आखिरी आर्टिकल में 151 में क्या बात होती है, ऑडिट रिपोर्ट ऑफ सी एंड एजी। ऑडिट रिपोर्ट ऑफ सी एंड एजी अगर वो रिलेट करता है टू द अकाउंट्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर वो रिलेट करता है टू द अकाउंट्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उसको कहाँ पे सबमिट करना है, शुड बी सबमिटेड टू द प्रेसिडेंट हु शैल कॉज देम टू लेट बिफोर पार्लियामेंट, ठीक है। तो ऑडिट रिपोर्ट ऑफ सीएनएजे अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट्स को रिलेट करता है, तो वो क्या करेगा, शुड बी सबमिटेड टू द प्रेसिडेंट हु शैल कॉज टू लेट बिफोर द पार्लियामेंट। तो सीएनएजे क्या करेगा, ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करेगा सेंट्रल के अकाउंट्स को लेकर, सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट को लेकर, कहाँ पे, प्रेसिडेंट के पास में। प्रेसिडेंट बाद में क्या करेगा, पार्लियामेंट में रख देगा। वैसी क्या बात आती है, स्टेट गवर्नमेंट को अकाउंट्स को लेकर क्या करेगा, गवर्नर ऑफ स्टेट के पास में सबमिट करेगा, जो क्या करेगा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में वो उसको रख देगा। देख भाई, हमने यहाँ पे बात करी है, अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट को लेकर है, तो क्या करेगा, प्रेसिडेंट के पास में देगा, वो क्या करेगा, फिर पार्लियामेंट मतलब हाउसेस में रख देगा। फिर अगर स्टेट के बारे में है, तो गवर्नर के पास देगा, वो क्या करेगा, फिर हाउसेस में रख देगा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में रख देगा। इतनी बात आती है, ये तुम्हारा सी एंड एज का पावर है, जो उसको किसने दिया है, उसको दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ने, ठीक है। तो कहाँ से पावर गवर्न होकर आता है, कॉन्स्टिट्यूशन से पावर गवर्न होकर आता है, ठीक है। तो आर्टिकल तुम्हारे पास 148 है, 149 है, 150 है एंड 151 है। जो 148 है क्या बात करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, रिमूव नहीं कर सकते अनलेस प्रोन मिसबिहेवियर या फिर इनकैपेसिटी है। सैलरी एंड अदर कंडीशन ऑफ सर्विस जो है ना, कहाँ पे डिसाइड होती है, पार्लियामेंट में डिसाइड होती है, ठीक है। फिर तुमने बात करनी है 149 के बारे में, जहाँ पे ड्यूटी एंड पावर होते हैं। यहाँ पे एक्ट है तुम्हारा सी एंड एज एक्ट 1971, ठीक है, जिसमें ड्यूटीज पावर कंडीशन ऑफ सर्विस बात करी है। तुम्हारा जो ऑफिस है ना, कहाँ तक होगा, टर्म कहाँ तक होगा, 6 साल, 6 साल अप टू 6 साल, टर्म ऑफ 6 ईयर्स और अप टू 65 ईयर्स, ठीक है, टर्म ऑफ 6 ईयर्स और अप टू 65 ईयर्स। फिर बात आती है तुम्हारी वो रिजाइन कर सकता है, लेकिन रिजिग्नेशन लेटर किसको देगा, प्रेसिडेंट को देगा, ठीक है। फिर उस आर्टिकल 150 में बात करिए कि सी एंड एजी के एडवाइस के ऊपर प्रेसिडेंट जो है ना, वो क्या करेगा, प्रिस्क्राइब करेगा फॉर्म, जिसमें स्टेट के या फिर सेंट्रल के यूनियन के अकाउंट क्या करे जाएंगे, रखे जाएंगे।
फिर आर्टिकल 151 बात करता है कि CNDG के जो रिपोर्ट्स है अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेट करते हैं, उनके अकाउंट से रिलेट करते हैं, तो क्या होगा, वो प्रेसिडेंट को सबमिट करेंगे एंड प्रेसिडेंट बाद में उसको कहाँ पे रखेंगे, पार्लियामेंट में रखेंगे। फिर स्टेट गवर्नमेंट से अगर रिलेट करते हैं तो गवर्नर को देंगे, गवर्नर बाद में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में रख देंगे। इतनी सिंपल सी बात आ गई समझ में। अब तुमको समझने की बात आती है फिर, अब तुमको मैं क्या समझाऊँ, अब तुमको मैं क्या समझाऊँ। ठीक है, हम कहाँ पे आए थे, तो अभी हमने क्या कर लिया, अभी हमने C&AG को अच्छे से समझ लिया है। अभी हमने क्या किया है, C&AG को अच्छे से समझ लिया है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, हम क्या करते हैं, अभी हम समझते हैं कमिटीज़ को। अब हम क्या करते हैं, हम कमिटीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हमने बोला कि देख भाई साहब, तुम्हारे पास 3 कमिटीज़ है, एक है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, एक है एस्टीमेट कमेटी एंड एक है कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। इसको लीड करता है पैक। पब्लिक अकाउंट कमेटी को कौन लीड करता है, अपोजिशन। एस्टीमेट कमेटी रूलिंग पार्टी एंड कोपो को दो कोई भी कर सकता है। ठीक है, पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है ना, वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट के पास्ट स्पेंडिंग को देखती है। एस्टीमेट कमेटी क्या करते हैं, फ्यूचर में बजट को कैसे अच्छे से यूज करना है उसको देखती है। एंड पब्लिक कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग क्या करते हैं, PSU के परफॉर्मेंस को रिव्यू करती है। तो भाई साहब सबसे बढ़िया बात आती है, सबसे बढ़िया बात ये समझने के लिए आती है, ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है ना, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है ना, तो ये क्या एग्जामिन करेगी भाई साहब, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है ना, नाम में क्या है, नाम में ही अकाउंट्स है, तो ये क्या करेगी, अकाउंट्स को एग्जामिन करेगी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है ना, नाम में अकाउंट्स है तो अकाउंट्स को एग्जामिन करेगी। एस्टीमेट कमेटी जो है ना, इसके नाम में क्या है, एस्टीमेट है, तो ये क्या करेगी, एस्टीमेट को एग्जामिन करेगी। ये क्या करेगी, एस्टीमेट को एग्जामिन करेगी। कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, इसके नाम में तो सर कुछ नहीं है भाई साहब, पी है ना, पी से क्या करेगी, परफॉर्मेंस देखेगी। पी से क्या करेगी, परफॉर्मेंस देखेगी PSU का। ठीक है, तो इतनी सी बात आती है। तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी क्या करेगी, अकाउंट्स को एग्जामिन करेगी। एस्टीमेट कमेटी क्या करेगी, एस्टीमेट को एग्जामिन करेगी। एंड कोपो क्या करेगी, परफॉर्मेंस को एग्जामिन करेगी। अभी इसको हम क्या करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, अपने नोट से एक अच्छे से डिटेल में क्या करते हैं, डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ड्यू टू डाइवर्स एंड स्पेशलाइज नेचर ऑफ एनुअल अकाउंट्स एंड ऑडिट रिपोर्ट्स, direct scrutiny by parliament and the state legislature would be cumbersome. Therefore, they have constituted specialized committees like Public Accounts Committee, Estimate Committee, Committee on Public Undertaking। ठीक है, या फिर कमिटी ऑन पब्लिक एंटरप्राइज भी बोल सकते हो तुम इसको। देखो भाई साहब, सीधे एनुअल अकाउंट्स एंड ऑडिट रिपोर्ट है ना, सीधा पार्लियामेंट में आके तुम कब तक कैसे देख पाओगे ना, अच्छे से नहीं देख पाओगे। इसकी वजह से उन्होंने क्या किया है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, एस्टीमेट कमेटी एंड कोपो, इन कमिटीज को फॉर्म किया है। वो क्या करेगी, सारी चीज़ें अच्छे से देखेगी एंड बाद में फिर वो पार्लियामेंट में क्या करेगी, रिपोर्ट ही सबमिट करेगी अपना, कि भाई साहब यहाँ पे गड़बड़ है, ऐसे ऐसे करके। तो मैंने आपको बोला कि यहाँ पे तुम्हारे पास क्या है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, एस्टीमेट कमेटी है एंड कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग है। तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी क्या करती है, अकाउंट्स को एग्जामिन करते हैं स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स को। ठीक है, एस्टीमेट कमेटी क्या करते हैं, एग्जामिन करते हैं एस्टीमेट को। एंड तुम्हारा कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग है ना, ये क्या करता है, ये तुम्हारा परफॉर्मेंस को एग्जामिन करता है। लेकिन यहाँ पे परफॉर्मेंस नहीं है, लिखा हुआ वर्ड नहीं है परफॉर्मेंस, यहाँ पे तुमको पढ़ के समझ जाएगा कि परफॉर्मेंस कैसे होता है। ठीक है, जैसे कि इफिशियंसी के बारे में बात होती है, वो बिजनेस प्रिंसिपल एंड प्रूडेंट कमर्शियल प्रैक्टिस के बारे में बात करता है ये। ठीक है, तो इसका जो काम है ना, इसका काम जो है ना, कोपो एक्सरसाइज करता है सेम फाइनेंशियल कंट्रोल ऑन PSU एज पैक ऑन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि जो पैक है ना, वो ज़्यादातर गवर्नमेंट एंड उसके डिपार्टमेंट के ऊपर बात करता है। एंड ये जो है ना, PSU के बारे में बात करता है। कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग जो है ना, वो क्या करता है, PSU के बारे में बात करता है। ठीक है, तो देखो ये PSU के अकाउंट्स वगैरह चेक कर रहा है। ठीक है, ये सारी बातें क्या कर रहा है, PSU के बारे में बात करता है, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। एंड ये जो पैक है ना, वो भाई साहब ज़्यादातर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड उसके बाकी की सारी चीज़ों के ऊपर गवर्नमेंट के बारे में क्या करता है, चेक करता है। ठीक है, एग्जामिन करता है। तो तुमको सबसे पहले एक एक चीज़ को समझते हैं। ठीक है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी क्या है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी क्या है, तो वो क्या करेगा, स्टेटमेंट को एग्जामिन करेगा। ड्यूटी ऑफ पैक टू एग्जामिन स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, किसके, ऑटोनॉमस एंड सेमी ऑटोनॉमस बॉडीज। ठीक है, तो एक तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आते हैं तुम्हारे पास, एंड फिर ऑटोनॉमस सेमी ऑटोनॉमस बॉडीज, ये सारी चीज़ें आ जाती है। तो PSU को क्या करेगा, PSU को कौन चेक करेगा, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग चेक करेगा। ठीक है, तो ये इनका काम क्या होता है, ड्यूटी ऑफ पैक टू एग्जामिन स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑफ, देख तुमको समझा क्या, मेरे को थोड़ा डाउट आता है ना बीच में। देख, अभी जो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट्स है ना, ये डिपार्टमेंट्स को कौन चेक करेगा, पैक चेक करेगा। PSU को कौन चेक करेगा, तुम्हारा कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। फिर ऑटोनोमस सेमी ऑटोनोमस बॉडी अगेन पैक चेक करेगा। गवर्नमेंट की स्कीम अगेन तुम्हारा पैक भी चेक कर सकता है, एंड तुम्हारा एस्टिमेट कमेटी ज़्यादातर इसमें इन्वॉल्व होती है, एंड तुम्हारा कोपू कोई भी चेक कर सकता है। ठीक है,
तो ये बात आती है, तो तुझे समझना पड़ेगा कि ये क्या है, ड्यूटी टू एग्जामिन स्टेटमेंट ऑफ ऑटोनोमस एंड सेमी ऑटोनोमस बॉडीज ऑडिटेड बाय CNDAG। ठीक है, ऑडिटेड बाय CNDAG। तो ऑटोनोमस बॉडी एंड सेमी ऑटोनोमस बॉडीज के बारे में हमने देखा है, जैसे इसरो हुआ, तुम्हारा IIT हुआ, IIM हुआ, फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हुआ, फिर तुम्हारा सेमी ऑटोनोमस बॉडीज में हमारे पास क्या एग्जांपल थे, तुम्हारा म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन या फिर स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट। ठीक है, तो इनके क्या करेगा, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स को एग्जामिन करेगा, जिसको किसने ऑडिट किया है, CNDAG ने ऑडिट किया है। फिर बात आती है ड्यूटी ऑफ पैक टू सेटिस्फाई इटसेल्फ। देखो क्या काम भी क्या दिया है, खुद को सेटिस्फाई करने का। ठीक है, मतलब पैक को सेटिस्फाई करना है, ड्यूटी ऑफ पैक टू सेटिस्फाई इटसेल्फ, उसने खुद को सेटिस्फाई करना है। क्या, 3 चीज़ें हैं भाई साहब, बहुत बहुत ही शानदार एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंड तुमको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ध्यान से सुनो। मनी वर डिसबर्स्ड लीगली ऑन द सर्विस और पर्पस, उस सर्विस के लिए, उस पर्पस के लिए विच दे वर अप्लाइड। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, एक्सपेंडिचर इनकर्ड वॉज ऑथराइज। एंड तीसरी बात क्या है, रीअप्रोप्रिएशन हैज बीन मेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस। सर क्या पढ़ के बता रहे हो, कुछ तो समझाओ, कुछ तो अच्छे से समझाओ। ठीक है भाई, अच्छे से समझाता हूँ। ठीक है, पहला काम क्या है उसका, पहला काम क्या है, उसको उसको सेटिस्फाई करना है, उसको अकाउंट वगैरह छोड़ दो अभी, यहाँ पे उसको खुद को सेटिस्फाई क्या करना है, दैट द मनी वर डिसबर्स लीगली ऑन द सर्विस और द पर्पस टू विच दे वर अप्लाइड। तो उसको देखना है कि जिस पर्पस के लिए जो मनी दिया है ना, उसी पर्पस के लिए अप्लाई किया क्या, एक बात है। ठीक है, बैक में रहने दो, मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा, टेंशन मत ले लो, दिमाग में रहने दो। सबसे पहले पर्पस देखो, कौन से पर्पस के लिए उन्होंने क्या किया है, स्पेंड किया है। दूसरी बात, दैट एक्सपेंडिचर इनकर्ड वाज ऑथराइज, जो एक्सपेंडिचर इनकर किया है ना, वो ऑथराइज है। मतलब अगर तुमने मान लीजिए कि 1000 CR का, वो 1000 करोड़ का एक्सपेंडिचर किया, करना ऑथोराइज किया था, लेकिन उन्होंने किया है एक्चुअल में कितना, 1500 करोड़, 2000 करोड़। तो जो अनऑथोराइज एक्सपेंडिचर है ना, उसको देखना पड़ेगा तुमको। एंड दैट रीअप्रोप्रिएशन हैज बीन मेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस मेड। इसको मैं क्या करता हूँ, आपको ऐसे समझाता हूँ। ठीक है, कहाँ पे समझाऊँ आपको। ठीक है, एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पे आपको एग्जांपल लेके क्या करता हूँ, उसको समझाता हूँ। ठीक है, देखो, दैट द मनीज वर डिस्बर्स लीगली फॉर द सर्विस, ऑन द सर्विस और पर्पस। तो देखो मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, हमारे जो कॉमनवेल्थ गेम्स थे ना, 2008 या 2010 में जो हुआ था, वहाँ पे स्कैम हुआ था, एंड उसको पब्लिक अकाउंटिंग कमेटी ने उसको क्या किया था, देखा था। ठीक है, वो स्कैम हुआ था, तो उसने एग्जामिन करके उन्होंने क्या किया था, पार्लियामेंट में रख दिया था उसको। ठीक है, तो आप समझो कि वहाँ पे क्या हुआ था, जैसे कि ना वहाँ पे सबसे पहले तो ना कुछ तो 1500 के आसपास, 1500 CR के आसपास। ठीक है, 1200, 1000, 1200, 1500 कुछ तो अमाउंट था, उसके अमाउंट के आसपास उन्होंने क्या किया था, उसको अलोकेट किया था। मतलब उन्होंने बोला था कि कॉमनवेल्थ गेम्स के ऊपर ना तुम क्या कर सकते हो, स्पोर्ट के ऊपर ना तुम यहाँ पे 1000 CR, 1500 CR क्या कर सकते हो, डिस्बर्स कर सकते हो। ठीक है, एक्सपेंडिचर उतना ऑथराइज किया था उन्होंने, बट एक्चुअल में है ना कुछ तो 20,000 के आसपास, 20,000 CR के आसपास वहाँ पे एक्सपेंडिचर हुआ था। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा हुआ था। उसके बाद में ना उन्होंने कुछ तो 150-200 करोड़ है ना, सिर्फ वो चेयर्स, बाकी टेंट वगैरह ये सब डालने में उन्होंने लगा दिए थे। ठीक है, तो तुम्हारा पर्पस क्या था, पर्पस तो तुम्हारा था कि स्पोर्ट एनहांसमेंट के लिए होना चाहिए, लेकिन डिस्बर्स कहाँ पे किया है, चेयर टेंट, इसके इसके लिए उन्होंने क्या किया है, मनी को डिस्बर्स किया है। एंड फिर रीअप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है कि तुम्हारा जो हेड है ना, वो सही से गया है क्या, मतलब बजट में जिस चीज़ के लिए तुमने पैसा अलोकेट किया है ना, वो सही हेड में गया है क्या। तो इसका मतलब क्या होता है, सॉरी, इसका मतलब क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना तुम्हारा, वो क्या है, तुम्हारा अप्रोप्रिएट नहीं गया है। मतलब देख भाई, तेरा पर्पस क्या था, तेरा पर्पस था कि स्पोर्ट के ऊपर तुमने क्या करना है, अलोकेट करना है, लेकिन स्पोर्ट के नाम पे ही तूने फंड्स अलोकेट किए हैं, लेकिन उसका जो हेड है ना, वो गलत गया है। मतलब तुमने जो खर्चा किया है ना एक्चुअल में, तो उन्होंने कुछ तो लग्जरियस वगैरह के लिए, बाकी सारी चीज़ों के लिए क्या किया है, पैसा खर्च किया है, एंड उसको हेड में डाल दिया है, कौन से, स्पोर्ट वाले हेड में। तो उन्होंने जो खर्चा किया था ना बहुत सारा, तो वो ना वो स्पोर्ट वाले हेड में नहीं आना चाहिए था, तो उसका रीअप्रोप्रिएशन है ना, रीअप्रोप्रिएशन हैज़ बीन मेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस मेड। ठीक है, तो पैसा उसी एक ही कॉमनवेल्थ गेम्स में ही डाला था, लेकिन वो जो है ना, वो खर्चा नहीं किया था स्पोर्ट को लेकर, उसके पर्पस के लिए। तो तुम्हारे 1 और 3 में तुमको हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजन,
1 एंड 3 में, लेकिन वहाँ पे स्लाइटली डिफरेंट है वहाँ पे, ठीक है। तुम्हारा पर्पस जो है ना, पर्पस क्या था, स्पोर्ट एनहांसमेंट तुम्हारा पर्पस था। तो वहाँ पे दैट मनी वर डिसबर्स लीगली ऑन द सर्विस और पर्पस टू विच दे वर अप्लाइड। तो जिस पर्पस के लिए तुमको पैसा दिया है ना, उसी पर्पस के लिए तुमने यूज किया है क्या। दूसरी चीज, एक्सपेंडिचर इनकट वॉज ऑथराइज। तो 1,000 का ऑथराइज किया था, तुमने 2,000 स्पेंड किया है। तुमने एक्स्ट्रा जो स्पेंड किया ना, वो तो ऑथराइज किया ही नहीं था भाई साहब, तुमको ऑथराइज किया नहीं था। तुमने वो जो खर्चा किया है ना, वो खर्चा क्यों किया है। एंड फिर आता है दैट द री अप्रोप्रिएशन हैज बीन मेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस। तो वहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स है ना, मतलब जो तुमने स्पोर्ट के लिए डाले थे, वो तुमने क्या किया है, डाइवर्ट किए है लग्जरीज के लिए, इसके लिए। तो तुमको 1 एंड 3 में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता हो, मैं मानता हूँ, लेकिन वहाँ पे तुमने देखना है पर्पज क्या है, एंड यहाँ पे देखना है तुमने रीअप्रोप्रिएशन कैसे किया है। मतलब रीअप्रोप्रिएशन में गड़बड़ है या फिर पर्पज में गड़बड़ है, ठीक है। ये दो चीज़ तुमको अच्छे से देखनी है, ठीक है। मतलब जो पर्पस के लिए डाला था, वो पर्पस के लिए जा रहा है क्या। एंड दूसरी चीज़ आती है कि तुमने किसी और चीज़ के लिए डाला है एंड उसको रीअप्रोप्रिएट किया है तुमने, मतलब उसको हेड तुमने कहाँ पे दिया है, स्पोर्ट में दिया है। तो ये दो चीज़ अलग अलग है, ठीक है। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी ने सेटिस्फाई करना है उसको क्या, जो पैसा दिया है ना, जो पैसा डिस्बर्स किया है ना, वो लीगल है, लीगली डिस्बर्स किया है, एंड ऑन द सर्विस और पर्पस जिसके लिए वो अप्लाई किया था। फिर एक्सपेंडिचर जो इनकर किया है वो ऑथराइज है, एंड फिर तुम्हारा रीअप्रोप्रिएशन जो है ना, वो हैज़ बीन मेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस, ठीक है। तो ये चीज़ आती है। तो देखो भाई, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का काम सिंपल है, ठीक है। अगर तुमको यहाँ पे एग्जाम्पल मेंशन करना है तो तुमको मेंशन कर सकते हो। कॉमनवेल्थ गेम्स का तुम क्या कर सकते हो, एग्जाम्पल यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तो तुम्हारा जो है ना, मनी डिसबर्स लीगली, मतलब यहाँ पे तुम्हारा चेयर्स एंड टेंट्स के लिए तुम्हारा मनी नहीं गया है क्या। फिर एक्सपेंडिचर ऑथराइज कितना किया था 1,500 CR के पास में कुछ तो ऑथराइज किया था। स्पेंड कितना हुआ था 20,000 CR के आसपास कुछ तो एक्चुअल में स्पेंड हुआ था। रीअप्रोप्रिएशन के लिए हमने क्या बोला था, रीअप्रोप्रिएशन मतलब हमने बात करी थी लग्जरियस या कुछ और चीज़ के लिए तुमने क्या किया है, उसको खर्चा किया है एंड उसको रीअप्रोप्रिएट किया है कि उसको स्पोर्ट में करके तुमने दिखाया है, ठीक है। ठीक है, ये सारी चीज़ आती है, ये सारी चीज़ क्या है तुमको देखना पड़ेगा, ठीक है। एंड उसके बाद में तो हमने क्या देखा था, अकाउंट्स को एग्जामिन करेगा। तो सिंपल सी बात है भाई साहब, पब्लिक अकाउंट कमेटी के ऊपर क्वेश्चन आता है तो तुमने क्या लिखना है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, नाम में क्या है, अकाउंट्स है। तो एग्जामिन करेगा अकाउंट्स किसके, ऑटोनॉमस एंड सेमी ऑटोनॉमस बॉडीज, ठीक है। जिसका ऑडिट कौन करता है, CNDG ऑडिट करेगा। फिर उसने खुद को सेटिस्फाई करना है 3 चीज़ों को लेकर। कौन सी 3 चीज़ है भाई साहब, ठीक है। उसने सबसे पहले देखना है कि जो मनी डिस्बर्स किया ना, वो लीगली है, ऑन द सर्विस और फॉर द पर्पस, ठीक है। लीगली ऑन द सर्विस और पर्पस, ठीक है, टू विच दे वर अप्लाइड। तो जिस पर्पस के लिए, जिस सर्विस के लिए उसको अप्लाई किया था, उस सर्विस के लिए उन्होंने क्या किया है, डिस्बर्स किया है एंड वो लीगली डिस्बर्स किया है। फिर बात आती है कि एक्सपेंडिचर जो इनकर किया है ना, वो ऑथराइज है। एक्सपेंडिचर जो इनकर किया है ना, उसको ऑथराइज किया हुआ ही एक्सपेंडिचर उन्होंने क्या किया है, देखा है, उन्होंने एक्स्ट्रा स्पेंड नहीं किया है, ऑथराइजेशन से ज़्यादा एक्सपेंडिचर स्पेंड नहीं किया है। एंड फिर आता है दैट द रीअप्रोप्रिएशन हैज़ बीन मेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस। फिर रीअप्रोप्रिएशन मतलब क्या, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स है ना, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया है उसी पर्पज़ के लिए, ऐसा बोल सकते हो। लेकिन उसको क्या किया है, रीअप्रोप्रिएशन जो किया है ना, वो प्रोविजंस के हिसाब से किया है, रीअप्रोप्रिएशन गलत नहीं किया है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं एस्टीमेट कमेटी के बारे में, ठीक है। तो एस्टीमेट कमेटी का काम क्या होता है, एस्टीमेट कमेटी का काम होता है एस्टीमेट को एग्जामिन करना। कमिटी एग्जामिन्स एस्टीमेट्स विथ व्यू टू कमिटी एग्जामिन्स एस्टीमेट विथ व्यू टू ठीक है। तो तुमको यहाँ पे देखना पड़ेगा, तुमको क्या है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिपोर्ट विथ व्यू टू रिपोर्ट व्हाट इकोनॉमिक्स इम्प्रूवमेंट्स इन ऑर्गेनाइजेशन इफिशिएंसी और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स जो है कंसिस्टेंट विथ पॉलिसी अंडरलाइंग एस्टिमेट में बी अफेक्टेड। कुछ नहीं समझेगा भाई साहब, ये पॉइंट पढ़ के ना दिमाग की दही हो जाएगी, ठीक है। कोई बात नहीं, हम है ना भाई साहब, हम क्यों बैठे इधर। सजेस्ट करेंगे अल्टरनेटिव पॉलिसीज, ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझ रहा है। एग्जामिन वेदर मनी इज वेल लेड आउट विद इन लिमिट, अच्छा जी। एंड सजेस्ट द फॉर्म इन विच एस्टिमेट शैल बी प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट, ठीक है। अब समझने की कोशिश करो, इसका काम क्या है, इसका काम है एस्टिमेट को एग्जामिन करना। लेकिन व्यू क्या है, तुमको रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट क्या करना है, रिपोर्ट व्हाट इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहली बात आती है इकोनॉमिक्स, फिर आता है इंप्रूवमेंट्स इन ऑर्गेनाइजेशन। मुझे लगता है कि मुझे तुमको
थोड़ा तो समझाना ही पड़ेगा, थोड़ा तो समझाना ही पड़ेगा। तो थोड़ा सा हम क्या करते हैं, थोड़ा तो समझा ही देते हैं। तो सिंपल सी बात है, हम कहाँ पे हम हैं, एस्टीमेट कमेटी के ऊपर। यहाँ पे तुमको रिपोर्ट किसके एग्जामिन करना है, एस्टीमेट को एग्जामिन करना है, एस्टीमेट को। लेकिन रिपोर्ट किसके ऊपर करना है, इफिशियंसीज, इफिशियंसीज। फिर तुमने क्या देखा है, इम्प्रूवमेंट्स, इम्प्रूवमेंट्स इन ऑर्गेनाइजेशन। फिर तुमने क्या देखा है, और क्या है तुम्हारे पास, एडमिनिस्ट्रेटिव, इकोनॉमी भी है, इकोनॉमी है, इकोनॉमी है, इकोनॉमी, इफिशियंसी, इफिशियंसी और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। ठीक है, रिफॉर्म्स, इसके बारे में तुमने क्या करना है, इसके ऊपर रिपोर्ट करने के लिए तुमने एग्जामिन करना है एस्टीमेट को। ठीक है, एंड बाद में लिखा है कि कंसिस्टेंट विद द पॉलिसी अंडरलाइंग एस्टीमेट में बी इफेक्टेड। ठीक है, उसको बाद में समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझो, सबसे पहले ये समझो कि हमने क्या देखा है, हमने क्या देखा है, हमने हमने देखा है कि भाई साहब ये जो कमेटी है ना, इसका काम क्या है, इसको कौन करता है, रूलिंग पार्टी हेड करती है। एंड इसका काम क्या है, बजट को फ्यूचर में अच्छे से कैसे लगाना है। ठीक है, लेकिन ये जो है ना, वो क्या करते हैं, वो पॉलिसी के ऊपर कमेंट नहीं करेगी, पॉलिसी को बेहतर बनाने के लिए कमेंट करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे समझो, सबसे पहले यहाँ पे समझो, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, किसका ले ले, मिड डे मील स्कीम का लेते हैं क्या, पीडीएस का लेते हैं। ठीक है, रेशन का, ठीक है, राशन है तुम्हारा। तो यहाँ पे तुमको देखना है, यहाँ पे तुमको देखना है, पॉलिसी तो गवर्नमेंट में लाया है, पार्लियामेंट ने पॉलिसी को क्या किया है, अप्रूव किया है। अब तुमको देखना है कि उसका इकोनॉमी, इंप्रूवमेंट्स इन ऑर्गेनाइजेशन, या फिर इफिशियंसी, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कैसे होता है। तो तुम क्या करोगे, सबसे पहले तुम ये देखने की कोशिश करोगे, इकोनॉमी, इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, इकोनॉमी का मतलब होता है तुम्हारा कॉस्ट जो है ना, वो कॉस्ट कम जाएगा, लेकिन क्वालिटी जो है ना, क्वालिटी एंड क्वांटिटी जो है ना सेम रहेगा। क्वालिटी एंड क्वांटिटी जो है ना, वो क्वांटिटी एंड क्वालिटी क्या करेगा, सेम रहेगा। तो सेम क्वालिटी एंड क्वांटिटी पे कॉस्ट को कैसे कम कर सकते हैं, इसके बारे में सोचेगा, बेटर बनाने के लिए क्या करेगा, सोचेगा कौन, एस्टीमेट कमेटी। फिर इंप्रूवमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशन में इंप्रूवमेंट्स कैसे ला सकते हैं, एंड इफिशियंसी एंड और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। तो यहाँ पे समझो कि इकोनॉमी, कॉस्ट को कम करने के लिए पीडीएस में एस्टीमेट कमेटी क्या सोच सकती है। ठीक है, अभी पीडीएस क्या है तुम्हारा, रेशन के लिए। ठीक है, रेशन बोलो या फिर राशन बोलो, तो गरीब को खाना देना है, तो गरीब को खाना देने के लिए रेशन के शॉप्स होते हैं। तो वहाँ पे क्या करेंगे, वो रेशन का, रेशन के लिए कार्ड दिया जाता है। ठीक है, रेशन कार्ड तुम क्या करते हो, लेकर जाते हो शॉप में, वो क्या करेगा, वो तुमको रेशन देगा। ठीक है, गेहूँ कुछ कुछ जाता है, शक्कर, गेहूँ कुछ कुछ देते हो। ठीक है, राइस भी देते हैं। ठीक है, राइस एंड गेहूँ कॉमन है, राइस एंड गेहूँ कॉमन है, फिर बाकी सारी चीज़ें देते रहेंगे। तो यहाँ पे तुमको समझना है कि मान लीजिए कि तुमको क्या है, राइस को क्या करते हैं, अलोकेट करते हो, तो तुमको सोचना है कि कॉस्ट कम कैसे हो जाए। तुम यहाँ पे क्या सोच सकते हो कि अभी जो प्रोसेस है ना, अभी जो सिस्टम है ना, वो सेंट्रलाइज है कि डिसेंट्रलाइज है। मतलब तुम राइस जो प्रोक्योर करते हो ना, तुम राइस क्या करते हो, कहाँ से खरीदते हो, तुम राइस एक ही जगह से खरीदते हो, एंड पूरे भारत में तुम उसको बाद में डिस्ट्रीब्यूट करते हो, ऐसा सिस्टम है। या फिर तुम क्या करते हो, लोकल के, लोकल में ही तुम क्या करते हो, जिस जिस स्टेट में आता है ना, उस स्टेट में एक बार प्रोक्योर करते हो, एंड उस स्टेट में जितने शॉप से उसको अलोकेट करते हो। तो तुमको देखना पड़ेगा कि भाई साहब कहाँ पे हमको कॉस्ट कम गिरेगा। अगर हम सेंट्रलाइज प्रोसेस करते हैं ना, तो हमको कॉस्ट कम गिरेगा क्या, हम एक ही जगह से खरीदेंगे तो नेगोशिएशन में हमको बेनिफिट होगा। लेकिन फिर डिस्ट्रीब्यूशन हम करेंगे ना, हम फिर उसको हर शॉप में भेजेंगे, तो भाई साहब हमको ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ेगा। फिर दूसरी बात आती है कि या फिर हम क्या करेंगे, हम लोकल से ही खरीदेंगे एंड लोकल में ही बेचेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ क्या करेंगे, परचेस करने में हमको थोड़ा सा कॉस्ट ज़्यादा लगेगा, क्योंकि नेगोशिएशन का बेनिफिट नहीं होगा, लेकिन लेकिन क्या होगा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा बचेगा। तो ये सोचना किसकी काम है, इसका काम है एस्टीमेट कमेटी, एस्टीमेट कमेटी का काम है कि भाई साहब इसको कैसे बेटर बना सकते हैं। फिर बात आती है कि इंप्रूवमेंट्स इन ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे हमने इकोनॉमी में क्या देखा, इकोनॉमी में हमने देखा है कि भाई साहब जो राइस है ना, राइस को प्रोक्योर कैसे करना है, प्रोक्योर कैसे करना है, या फिर सेंट्रलाइज, सेंट्रलाइज कर सकते हो, सेंट्रलाइज कर सकते हो, या फिर डिसेंट्रलाइज, क्या सिस्टम होना चाहिए, ये हमने बात करी है। फिर ठीक है, फिर आते हैं बात इंप्रूवमेंट्स इन ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन में इंप्रूवमेंट्स कैसे हो जाए। अभी क्या होता है पता है क्या, वो जो रेशन के कार्ड्स होते हैं ना, तो कभी कभी है ना, वो डमी भी बनते हैं, फेक भी बनते हैं, तो तुमको क्या करना पड़ता है, उसके ऊपर देखना पड़ता है। तो अभी एस्टीमेट कमेटी क्या करते हैं, उन्होंने शायद से किया भी है। ठीक है, डिजिटाइजेशन किया है, डिजिटल रेशन कार्ड्स करे हैं। वो सारी चीज़ें से क्या होता है, उनको समझ में आता है कि भाई साहब किसके रेशन कार्ड्स वगैरह फेक से, फेक है। फिर वो क्या करेगी, वो इंप्रूवमेंट करेगी ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, जैसे कि वो क्या कर सकती है, अभी जो है ना, अभी गवर्नमेंट के शॉप से, गवर्नमेंट के शॉप से, तो वो क्या सोच रही है, वो क्या सोचेगी,
कि भाई साहब अगर मैं यहाँ से क्या करूँगी, अपने खुद के शॉप होने से अच्छा है, हम क्या करेंगे जो वहाँ के लोकल के ग्रोसरी शॉप्स होते हैं ना, वहाँ पे ही वो खरीद सकते हैं क्या? उसके लिए तुम कुछ सोच रहे हो क्या? वो कि हमको क्या हो जाएगा, हमारा जो कॉस्ट है ना, मेंटेनेंस कम हो जाएगा। लोकल जो ग्रोसरी के शॉप्स है ना, उसको ही क्या करेंगे, हम अलोकेट कर देंगे। या फिर हम सोच सकते हैं डायरेक्ट ईबीटी, डीबीटी होता है ना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। ईबीटी क्या होता है, ठीक है, डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मतलब क्या, जैसे अभी देखो महाराष्ट्र में लाड़की बहन योजना है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, सीधा अकाउंट में पैसे जाते हैं, ठीक है। तो लेडीज़ के जो है ना, उसमें क्या किया जाता है, सीधे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं। वैसे ही तुम क्या बोलोगे कि देख भाई साहब, हम क्या करते हैं, हम इतना सारा सिस्टम लगाते हैं कि भाई साहब हम पहले राइस को प्रोक्योर करेंगे, उसको ट्रांसफ़र करेंगे, उसको फिर वो पूरा शॉप को मेंटेन करना है, फिर वो लोगों तक पहुंचाना है। उससे अच्छा क्या करते हैं, हम सीधा सीधा क्या करेंगे, उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देंगे। जितना हम बेनिफिट देते हैं ना, उतना बेनिफिट सीधा उनके अकाउंट में जाएगा। तो ये क्या होता है, तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन में इंप्रूवमेंट होता है। फिर इफिशिएंसी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स भी तुम्हारा डीबीटी के जैसा ही होता है, ठीक है। ये एग्जांपल यहाँ पे थोड़ा थोड़ा अप्रूव कर सकते हो। बट इंप्रूवमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो हमने बोला ना कि एकदम डीबीटी कर लेंगे, वो क्या किसका था, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स था। तो इंप्रूवमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या, लिटिल लिटिल इंप्रूवमेंट, ठीक है। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स मतलब क्या, तुम्हारा एकदम बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव तुमने क्या किया है, एक पूरा चेन ही तुमने क्या किया है, चेंज कर दिया है, ठीक है। जैसे कि अभी इंप्रूवमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है, ईबीटी का जो सॉरी डीबीटी का जो बेनिफिट था ना, एग्जांपल था ना, इसको तुम एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म में डाल सकते हो या फिर एफिशिएंसी में डाल सकते हो। तो इंप्रूवमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन का क्या एग्जाम्पल है, देखो। इंप्रूवमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमने क्या बोला, डिजिटाइजेशन किया, रेशन कार्ड जो है ना, उसको क्या किया, डिजिटल किया, डिजिटल रेशन कार्ड किया। या फिर उन्होंने क्या किया पता है क्या, थंब के लिए क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, फिंगरप्रिंट सेंसर, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया है, मशीन्स लाए हैं, एंड मशीन ने उन्होंने क्या किया है, थम क्या करते हो, जो जो वो घर का बंदा है ना, अभी उनके पास आधार कार्ड है, तो आधार कार्ड है तो उनके पास सारे थम्स है, ठीक है, जिनके जिनके आधार कार्ड से। तो उन्होंने क्या किया है, वो मशीन दिया है शॉपकीपर को, एंड मशीन के ऊपर वो घर का जो बंदा रेशन लेने के लिए आएगा ना, वो क्या करेगा, थम प्रेस करेगा। वो थम प्रेस करेगा तो गवर्नमेंट को समझेगा कि इसी बंदे ने माल लेकर गया है। क्यों भाई साहब, क्यों ऐसा, क्योंकि देख भाई क्या होता था पता है क्या, कभी कभी एक घर का जो इंसान है ना, उसने क्या किया है, उन्होंने रेशन लिया ही नहीं है एक महीने का। अगर उस महीने का रेशन नहीं लिया है ना, तो जो शॉपकीपर था ना वहाँ पे, रेशन जो देखता था ना, तो वो क्या करता है, वो बेच देता है। वो क्या करता है, लोकल ग्रोसरी वाला जो बंदा है ना, उसको क्या करेगा, बेच देगा, ठीक है। जैसे कि अगर पर केजी राइस अगर तुम्हारा 3 रुपये में रेशन की दुकान पे मिलता है ना, वो ग्रोसरी में तुमको कहाँ पे कितने का मिलता है, 40 रुपये का मिलता है, ठीक है। अब ये 3 रुपये का मान लीजिए कि 10 केजी का राइस है ना, 10 केजी का राइस मतलब कितना हुआ तुम्हारा, 30 रुपये में मिलता था। लेकिन यही 10 केजी का राइस जो है ना, वो तुमको ग्रोसरी के शॉप में 400 रुपये में मिल रहा है। तो रेशन रेशन दुकानदार का तो ये फायदा हो गया ना भाई, वो उसका क्या फायदा हो गया, वो क्या करेगा, अभी ये 30 रुपये का जो है ना, उसको मिलने वाला था, अभी 30 रुपये नहीं मिल रहा है उसको, अभी क्या मिलेगा, वो क्या करेगा, ये 30 रुपये का जितना राइस है ना, वो क्या करेगा, उसको 200 रुपये में किसको बेचेगा, ग्रोसरी वाले को बेचेगा। तो ग्रोसरी वाला आगे क्या करेगा, 400 रुपये में बेचेगा। तो इसका कितना बेनिफिट हो गया, ये क्या करेगा, ये खुद की जेब में पैसा डालेगा, गवर्नमेंट को समझेगा ही नहीं, ठीक है। तो ऐसा रियल में होता है, ठीक है, अभी भी होता था, अभी तक होता था, अभी पता नहीं, जो उन्होंने चेंज किया है ना पूरा पीडीएस का प्रोसेस, ठीक है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का प्रोसेस चेंज किया है, तो शायद से अभी ये नहीं होता है। लेकिन ये सारी चीज़ होती थी। तो ये सारी चीज़ को देखने के लिए, ये सारी चीज़ को एलिमिनेट करने के लिए काम कौन करता है, एस्टीमेट कमेटी काम करती है। देख भाई कितना शानदार काम है इसका, ठीक है। तो इसकी वजह से इसका जो हेड होता है ना, रूलिंग पार्टी होती है, क्योंकि वो क्या करेगी, वो देखेगी कि भाई साहब इस चीज़ को, इस बजट को फ्यूचर में हम कितना अच्छे से कैसे मेंटेन कर सकते हैं, इसके बारे में कौन बात करता है, एस्टीमेट कमेटी बात करती है, ठीक है। तो देखो भाई साहब क्या है तुम्हारे पास, एक है इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स मतलब कॉस्ट कैसे कम कर सकते हैं, इंप्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, या फिर इफिशिएंसी और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। लेकिन ये सारी चीज़ें कंसिस्टेंट होनी चाहिए पॉलिसी अंडरलाइंग एस्टिमेट, ठीक है। जो पॉलिसी है ना, उसके अंदर ही तुम देखो, इन्होंने ऐसा नहीं बोला ना कि भाई साहब ये पॉलिसी घटिया है, इस पॉलिसी को ही हटा दो, नहीं ना। उन्होंने मान लिया कि भाई साहब पॉलिसी है, लोगों तक खाना पहुंचाना है, उसके बाद में तुम अभी बताओ कि भाई साहब कैसे उसको अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। तो अंडरलाइन पॉलिसी वो तुमको देखना पड़ेगा, तुम पॉलिसी के ऊपर कमेंट नहीं करते हो, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी होगा शायद से, देखो, एस्टीमेट कमिटी डज नॉट comment upon policy approved by parliament, but where there is evidence that particular policy is not leading to the desired result, तो वो पॉलिसी का रिजल्ट अच्छा नहीं आता है और लीडिंग टू द वेस्ट, इट इज अ ड्यूटी ऑफ कमिटी टू ब्रिंग इट टू द नोटिस ऑफ हाउस,
तो क्या करेगी, पार्लियामेंट में बताएगी। तो पहला पॉइंट क्या था तुम्हारा, रिपोर्ट, ठीक है। कमिटी एग्जामिन्स एस्टिमेट विद व्यू टू रिपोर्ट what economics improvements in organization efficiency or administrative reform consistent with the policy underlying estimate may be affected। फिर दूसरी बात है, सजेस्ट कर सकते हैं अल्टरनेटिव पॉलिसी। ये क्या बात आती है, ये क्या करेगा, अल्टरनेटिव पॉलिसी ही सजेस्ट करेगा। अल्टरनेटिव पॉलिसी मतलब क्या है, एकदम से अलग वाली पॉलिसी क्या करेगा, सजेस्ट कर सकता है। ये सजेस्ट करेगा, ये कमेंट नहीं करेगा, ये बोलेगा कि ये मत करो, दूसरी हम क्या करते हैं, अल्टरनेटिव पॉलिसी सजेस्ट कर सकते हैं। ये क्या बात होती है, जैसे कि हमने डीबीटी के बारे में बात करी थी ना, डीबीटी के बारे में बात करी थी ना, वो क्या करेगा, वो बोलेगा छोड़ो यार सारी बातें, तुम इतना सारा झंझट लेते हो ना, उससे अच्छा क्या है, तुम क्या करो, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर क्या कर लो, उसके सीधे अकाउंट में डाल दो ना पैसे भाई साहब। ये सब ही चीज़ें हट जाएगी ना, इतना सारा गड़बड़ हो सकता है, तुम्हारा प्रोसेस में इतना लॉस हो सकता है, सारी चीज़ें हो सकती है। उससे अच्छा तुम क्या करो, तुमको कितना मिलता है, देखो 400 रुपये ना, 400 रुपये का मिलता है ना ग्रोसरी के शॉप में, तुम क्या करो, 400 - 30, ठीक है, 100 - 30 कितना होता है तुम्हारा, 370 रुपीज़ जो है ना पर केजी के हिसाब से तुम क्या कर दो, उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दो महीने का। तो वो क्या करेगा, वो 30 रुपये तुमको देने वाला था, अब वो क्या करेगा, वो 30 रुपये जो तुमको देने वाला था प्लस तुमने जो उसको दिए है 370 रुपये, ऐसे करके 400 रुपये उसके पास आ जाते हैं। वो 400 रुपये जाएगा ग्रोसरी के शॉप में, 400 रुपये देगा उसको, एंड क्या करेगा, वो गेहूँ सॉरी राइस खरीद लेगा। क्या राइस का था ना हमारा एग्जाम्पल, ठीक है, ठीक है, जिसका भी था, तो क्या करेगा, राइस खरीद लेगा। तो ये क्या किया है तुमने, सजेस्ट किया है अल्टरनेटिव पॉलिसी। तुमने क्या किया है, जो तुमको अचीव करना है ना, जो पर्पस तुमको अचीव करना है ना, उसी पर्पस को लेकर उसको, उसी पर्पस वही है। तो तुम क्या कर सकते हो, एक तो उसको इम्प्रूव करने के बारे में बात कर सकते हो, नहीं तो उसको तुम क्या करोगे, अल्टरनेटिव पॉलिसी सजेस्ट करोगे कि भाई साहब यही पर्पस है, तुम्हारा जो पर्पस था ना, जिस वजह से तुमने इस पॉलिसी को अप्रूव किया है ना, उसी पर्पस को लेकर हम क्या करते हैं, एक सजेशन देते हैं कि भाई साहब यहाँ पे तुमको ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है, इसको देखो तुम इम्प्लीमेंट कर सकते हो, तो बहुत बढ़िया बात है। तो देखो एस्टिमेट कमेटी का काम क्या है भाई साहब, बेटर करना है, ठीक है, बेटर वेज, अच्छे से तौर तरीके ढूंढो कि भाई साहब इसको, बजट को कैसे अच्छे से यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। तो ये बढ़िया सी बात आती है। फिर बात आती है कि एग्जामिन करो वेदर द मनी मनी इज वेल लेड आउट विद इन लिमिट्स। यहाँ पे बच्चों को बहुत बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है कि भाई साहब, सर मनी इज वेल लेड आउट विद इन लिमिट्स मतलब जिसको उसका जितना लिमिट था ना, कितना लिमिट था, कि भाई साहब मान लीजिए कि 1000 शेयर का लिमिट था, तो अगर उसने 2000 शेयर उसने अगर स्पेंड किया है ना, तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है कि उसने लिमिट से बाहर गए हैं। तो ये एग्जामिन करने का काम किसका है, एस्टिमेट कमेटी का है। तो सर यहाँ पे भी हमने देखा था ना कि एक्सपेंडिचर वॉज ऑथराइज, एक्सपेंडिचर इनकर्ड वॉज ऑथराइज। तो क्या सर दोनों पॉइंट सेम ही है क्या, एक्सपेंडिचर इनकर्ड वॉज ऑथराइज एंड जो तुम्हारा है ना, एग्जामिन वेदर मनी इज वेल लेड आउट विद इन लिमिट्स, क्या ये दोनों पॉइंट सेम है क्या। तो ये बात कौन चेक करेगा, ये पब्लिक अकाउंट कमेटी चेक करेगा कि एस्टिमेट कमेटी चेक करेगा। देख भाई यहाँ पे बात क्या हो रही है, बताया क्या, एग्जामिन वेदर मनी इज वेल लेड आउट विद इन लिमिट्स मतलब क्या, मतलब ये किसके बारे में बात कर रहा है कि आगे अभी मान लीजिए कि तुमने क्या किया है, अभी जो हमने पीडीएस सिस्टम के बारे में बात करी है, ठीक है, रेशन के बारे में, तो वहाँ पे पीडीएस में क्या होता है, तुमने कुछ तो बजट अलोकेट किया रहेगा कि इसको अगले साल में कितना पैसा जाना चाहिए, ठीक है, अगर मान लीजिए कि 10,000 CR जाना चाहिए, तो ये बात करेगा कि भाई साहब यहाँ पे 10,000 CR जाना चाहिए, या फिर अभी मान लीजिए कि अगर 10,000 CR नहीं, उससे कम में पैसा जा सकता है, तो तुमको देखना पड़ेगा कि ये उससे कम में पैसा हो सकता है क्या, उससे कम में अरेंज हो सकता है क्या। तो ये कहाँ पे बात आती है, ये तुम्हारे इस्टीमेट के टाइम पे बात आती है, ठीक है। एंड यहाँ पे तुमने जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है ना, वो क्या चेक करेगा, वो होने के बाद में खर्चा तुमने स्पेंड किया एंड तुमने एक्स्ट्रा स्पेंड किया ना, तो पब्लिक अकाउंट कमेटी के पास में आएगा। एंड एस्टिमेट कमेटी के पास में कब आता है, तुमने देखना है कि भाई साहब बहुत सारी चीज़ें जो है ना, वो लिमिट के अंदर है क्या, करने से पहले वो जो पॉलिसी अप्रूव हो रही है, जो पॉलिसी जो है ना पार्लियामेंट में जा रही है, वो पॉलिसी अप्रूव हो रही है, तो वहाँ पे तुम बेनिफिट, वहाँ पे तुम बता सकते हो कि भाई साहब इस चीज़ को इतना कम में कर सकते हो, इस चीज़ को तुम ऐसा कर सकते हो। तो यहाँ पे बात आती है कि जो मनी जो है ना, वो इज़ वेल लेड आउट विद इन लिमिट। ये जो लिमिट किसका है, लिमिट बजट का हो सकता है, लिमिट टाइम लिमिट का हो सकता है, बहुत सारा लिमिट हो सकता है, ठीक है। तो तुमको समझना क्या है, ये जो एस्टिमेट कमेटी है ना, इसका काम कहाँ पे बनता है, इसका काम पहले बनता है, ठीक है, वो पॉलिसी आने आने तक, उसके पॉलिसी आने तक, वो पॉलिसी को बाद में चीज़ें देखने के लिए, फ्यूचर के लिए तुमने क्या करना है उसके लिए बनता है। एंड इसी वजह से पब्लिक अकाउंट कमेटी पास्ट के बारे में बात करता है कि हो चुका है, अभी खर्चा एक्स्ट्रा हो चुका है ना, तो क्या करेगा, वो कमेंट करेगा पब्लिक अकाउंट कमेटी। तो एस्टिमेट कमेटी क्या है, एस्टिमेट देखो नाम में एस्टिमेट, एस्टिमेट फ्यूचर में होता है, ठीक है, ठीक है।
एग्जामिन वेदर मनी इज वेल लेड आउट विद इन लिमिट्स। एंड उसके बाद में आता है तुम्हारे पास सजेस्ट द फॉर्म इन विच एस्टिमेट शैल बी प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट। जैसे कि ये क्या बात होती है, फॉर्म को कैसे सजेस्ट करेगा, देख भाई साहब, जैसे कि अगर पार्लियामेंट में जो प्रेजेंट करना है ना, वहाँ पे उन्होंने क्या लिखा है कि देख भाई हमको पीडीएस स्कीम के लिए ना कि 10,000 रुपीज़ लगने 10,000 CR लगने वाले हैं, उसको हम क्या करेंगे, हम उसको कहाँ कहाँ पे कितने विलेजेस टारगेट करते हैं, वो कितने स्टेट टारगेट करते हैं, वो हम क्या करेंगे, हम उसमें 28 स्टेट टारगेट करेंगे। एंड हमारा उसमें एक्सपेक्टेशन है कि 90% जो है ना वो कम हो जाए, ऐसा कुछ तो वो क्या करेंगे, टारगेट करेंगे, वो ऐसा बोल देंगे। तो एस्टिमेट कमेटी क्या बोलेगी पता है क्या, ये जो तुमने प्रेजेंट किया है ना उसको अच्छे से प्रेजेंट करो। अच्छे से मतलब क्या, ठीक है तुमने 10,000 CR अलोकेट करना है, लेकिन ये 28 स्टेट है ना, इसको तुम अच्छे से बताओ कि भाई साहब इसमें कितने विलेजेस आते हैं, कितने लोग आते हैं, कितने लोगों का कितना फैमिलीज तुम उनके घर पे खाना प्रोवाइड कर रहे हो। फिर तुम देखो कि तुम कितना अचीव करने की कोशिश कर रहे हो, कि कितना पॉवर्टी कितना हंगर कम होने वाला है, ये बारे में तुम क्या करो, इसको अच्छे से बात कर लो ताकि पार्लियामेंट में सबको समझ में आ जाए। तो यहाँ पे बात क्या हो रही है, तुम फॉर्म सजेस्ट कर सकते हो, सजेस्ट फॉर्म इन विच एस्टिमेट शैल बी प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट, ताकि तुमको अच्छे से पता है, तुमने इतना कुछ देखा है कि भाई साहब क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या इंप्रूवमेंट हो सकते हैं, क्या क्या कैसे कैसे चीज़ें वर्कआउट होती है, तो तुम क्या कर सकते हो, सजेस्ट कर सकते हो फॉर्म को। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे एस्टिमेट कमेटी के काम क्या होते हैं, देखो एस्टिमेट कमेटी एग्जामिन्स द एस्टिमेट विद व्यू टू रिपोर्ट व्हाट इकोनॉमीज इंप्रूवमेंट्स इन ऑर्गेनाइजेशन इफिशिएंसी और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, बट ये सारी चीज़ें कैसे देखेगी, कंसिस्टेंट विद द पॉलिसी अंडरलाइंग एस्टिमेट में बी इफेक्टेड। फिर तुम क्या कर सकते हो, तुम सजेस्ट कर सकते हो अल्टरनेटिव पॉलिसी। फिर तुमने देखना है एग्जामिन वेदर मनी इज वेल लेड आउट विद इन लिमिट एंड सजेस्ट फॉर्म इन विच एस्टिमेट शैल बी प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट। यहाँ पे बात एक आती है, मैं आपको फिर से एक बार बताता हूँ, ये जो बात आती है ना, देख भाई एग्जामिन वेदर मनी इज वेल लेड आउट विद इन लिमिट्स, ये बात क्यों आती है, देखो ऐसा हो सकता है ना कि ये पॉलिसी कौन अप्रूव करने वाले, कौन सजेस्ट करने वाले, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो वो क्या करेंगे भाई साहब, अभी तुमको कितना पैसा चाहिए, 10,000 CR चाहिए ना, वो क्या बोलेंगे, भाई साहब अभी डालते समय ही तुम क्या करो, पार्लियामेंट में इसको 15,000 CR कर दो। 10,000 CR तुमको चाहिए ना, तो डालते समय ही पार्लियामेंट में देते समय ही तुम क्या कर लो, उसको 15,000 CR कर लो। क्यों, क्योंकि भाई साहब फिर 10,000 CR जो आता है ना, वो उसका एक्चुअल में खर्चा होगा, 5,000 CR में से हम क्या करेंगे, 3-4,000 CR हम खा जाएंगे। तो ये पब्लिक अकाउंट कमेटी को समझेगा ही नहीं, पब्लिक अकाउंट कमेटी को क्या हो जाएगा, समझेगा ही नहीं कि भाई साहब अगर ये हमने 50, अभी मान लीजिए कि 15,000 CR हमने अप्रूव किया है, ठीक है, तो खर्चा तो 13,000 CR होगा ना, तो खर्चा 13,000 CR हो गया ना। तो यहाँ पे उनको ये चीज़ आएगी ही नहीं दिमाग में कि एक्सपेंडिचर इनकम वॉज ऑथराइज, क्योंकि एक्सेस एक्सपेंडिचर हुआ ही नहीं है, जो पॉलिसी में हमने किया था ना उससे कम ही हुआ है, तो इनको कभी आएगा नहीं, उनके नज़र में कभी आएगा ही नहीं। तो ऐसी चीज़ आती है, तो इसकी वजह से ना, इसकी वजह से इनको काम दिया है, इसकी वजह से तुमने इनको काम दिया है कि भाई साहब अगर इन्होंने 15,000 CR बोला है ना, अगर इन्होंने 15,000 CR बोला है ना, कि भाई साहब तुम तो उससे कम ही कर लो, तुम क्या कर लो, उससे कम पे ही कर लो, मतलब 15,000 CR उन्होंने दिया है ना, तुम बता दो कि अगर ये 10,000 में हो सकता है ना, तो तुमने जाके बताना है कि भाई साहब ये 15,000 बहुत ज़्यादा होता है, ये सारी चीज़ें जो तुम्हारे पॉलिसी है ना वो 10,000 CR में हो सकता है। ठीक है, ये दोनों में फ़र्क आता है, तुमको समझा, आई होप तुमको समझा रहेगा। फिर आता है कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, इसके नाम में पी है, तो यहाँ पे तुमको क्या देखना होता है, पी से पीएसयू का परफॉर्मेंस। ठीक है, तुमको यहाँ पे पीएसयू का परफॉर्मेंस देखना होता है, मतलब तुमने क्या करना है, तुमने एग्जामिन करने हैं सबसे पहले रिपोर्ट्स एंड अकाउंट्स किसके, पीएसयू के। मतलब जैसे कि हम क्या करते हैं, हम जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह चेक करते हैं ना, तो ये ऐसे ही ये क्या करेगा, उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करेगा पीएसयू के, फिर एग्जामिन करेगा रिपोर्ट्स ऑफ द सी एंड एजे। तो जैसे ही हम ऑडिटर क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, हम उसके ऊपर ऑडिट रिपोर्ट देते हैं ना, तो वैसे ही जो सी एंड एजे रिपोर्ट देता है ना, उसको कौन चेक करेगा, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग चेक करेगा। ठीक है, समझते हैं अच्छे से। एग्जामिन करेगा ऑटोनॉमी एंड एफिशिएंसी एंड टू सी वेदर दे आर बीइंग मैनेज्ड इन अकॉर्डेंस विद साउंड बिजनेस प्रिंसिपल एंड प्रूडेंट कमर्शियल प्रैक्टिस, इसको भी समझते हैं अच्छे से। टू एक्सरसाइज सच अदर फंक्शन वेस्टेड इन अ पब्लिक अकाउंट कमिटी एंड एस्टिमेट कमिटी as are not covered above and as may be allotted by the speaker from time to time। एक एक चीज़ को अच्छे अच्छे से समझते हैं, कोई टेंशन नहीं है। सबसे पहले एग्जामिन करते हो अकाउंट्स ऑफ द पीएसयू, ठीक है, तो इसका काम क्या होता है, परफॉर्मेंस देखना। मतलब ये क्या करेगा, ये देखेगा कि भाई साहब देखो रिपोर्ट्स एंड अकाउंट्स एग्जामिन करेगा, अगर उसमें लॉसेस है ना, अगर उसमें लॉसेस है ना, अगर इसमें लॉसेस है ना भाई साहब,
तो वो क्या करेगा, वो बोल देगा कि भाई साहब लॉसेस कैसे, तो उसमें तुम परफॉर्मेंस के लिए तुम क्या करोगे, उसमें देखोगे। फिर एग्जामिन रिपोर्ट्स ऑफ CNAG ऑन PSU। अगर CNAG ने PSU के ऊपर रिपोर्ट दिया ना, उसने बोला कि यहाँ पे गड़बड़ है, फ्रॉड हुआ है, मिसमैनेजमेंट हुआ है, कितना है ₹10 100 शेयर का है, तो 100 शेयर का फ्रॉड है ना, तो वहाँ पे भी क्या करेगी, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग आएगी एंड बोलेगी कि भाई साहब ऐसा ऐसा चीज़ हुआ है, तो लॉसेस है या फिर फ्रॉड है, मिसमैनेजमेंट है, ऐसा कुछ तो CNAG की रिपोर्ट में लिखा है या फिर रिपोर्ट एंड अकाउंट्स ऑफ PSU में लिखा है ना, तो भाई साहब तुझे क्या करना पड़ेगा, तुझे देखना पड़ेगा, किसको, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग को देखना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए इन्होंने, ठीक है एग्जांपल लेते हैं बाद में, ठीक है, तो लॉसेस है, तो पब्लिक अकाउंट्स, PSU के अकाउंट्स या फिर रिपोर्ट्स देख के तुमको उसको एग्जामिन करना पड़ेगा, या फिर CNAG के PSU के ऊपर के रिपोर्ट्स को एग्जामिन करना पड़ेगा। फिर तुमको एग्जामिन करना है ऑटोनॉमी एंड इफिशियंसी एंड टू सी वेदर दे आर बीइंग मैनेज। इफिशियंसी मतलब क्या, कि भाई साहब जो हमने देखा था ना यहाँ पे इफिशियंसी वगैरह, इफिशियंसी और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, वैसे ही यहाँ पे क्या करने हैं तुमको, PSU के इफिशियंसी एंड ऑटोनॉमी वगैरह तुमको देखना पड़ेगा, एंड टू सी वेदर दे आर बीइंग मैनेज इन अकॉर्डेंस विद साउंड बिजनेस प्रिंसिपल एंड प्रोडक्ट कमर्शियल प्रैक्टिसेस। तो यहाँ पे बात क्या आती है, पहली बात है साउंड बिजनेस प्रिंसिपल। तो जैसे तुम यहाँ पे PSU होना भाई साहब, PSU को बनाया है बिजनेस करने के लिए, तो यहाँ पे पॉलिटिकल वगैरह सीन छोड़ दो, यहाँ पे तुमने कमर्शियली सोचना है कि भाई साहब तुमको कैसे प्रॉफिट करना है, तुमने यहाँ से पैसे कैसे कमाने हैं। तो साउंड बिजनेस प्रिंसिपल का तुमने यूज़ किया है क्या, प्रूडेंट कमर्शियल प्रैक्टिसेस यूज़ किए है क्या। प्रूडेंट कमर्शियल प्रैक्टिस मतलब क्या, जैसे एक कंपनी सोचता है ना, उसको प्रॉफिट कम करने का है, जैसे एक कंपनी सोचता है, दूसरा जो, जैसे कि तुम्हारे मार्केट में अगर ONGC है, तो ONGC के जैसा ही दूसरा अगर कंपनी है, जैसे कि अभी मान लीजिए कि तुम्हारे पास BSNL है, ठीक है, तो BSNL है, और दूसरा तुम्हारे पास प्राइवेट वाला कौन है, जियो है, एयरटेल है, वोडाफोन आइडिया है। तो यहाँ पे तुमको समझना पड़ेगा, जैसे जियो सोचता है वैसे BSNL सोचता है क्या, तो प्रूडेंट कमर्शियल प्रैक्टिस के साथ में, मतलब यहाँ पे पैसों की बात आती है, क्योंकि यहाँ पे PSU है, तो PSU कमाएगा, तो पैसों की बात आ रही है ना भाई साहब। तो यहाँ पे तुमको देखना पड़ेगा कि उसका ऑटोनॉमी इफिशियंसी है क्या, PSU क्या वो अच्छे से मैनेज हो रहे क्या, साउंड बिजनेस प्रिंसिपल के साथ में एंड प्रूडेंट कमर्शियल प्रैक्टिस के साथ में। देख भाई, तेरे को गवर्नमेंट को जो फायदा कराना है ना, जैसे कि उसने मिड डे मील स्कीम से करना है, उसने PDS सिस्टम से करना है, उसने किसी और PM प्रधानमंत्री आवास योजना से करना है, ग्राम सड़क योजना से करना है, उसके लिए तो अलग से जा भाई, तो कर लेना भाई, एस्टिमेट कमेटी कर ले, तो अलग से उसको बेनिफिट दे जो तेरे को बेनिफिट देना है। लेकिन जब PSU के बारे में बात आती है ना, तो भाई साहब यहाँ पे बिजनेस के बारे में सोच, वो बेनिफिट देना है तो अलग से स्कीम ला, प्रोजेक्ट ला, वो तो बेनिफिट दे, उससे हमको टेंशन नहीं है। यहाँ पे बात होती है PSU है ना, ये अंडरटेकिंग किसके लिए बनाया है, इसको गवर्नमेंट में पैसा, कहाँ पे गया हमारा दूसरा है ना, यहाँ पे गवर्नमेंट पैसा डाल क्यों रहा है, क्योंकि वो पैसा कमाए, ठीक है, पैसा कमाए। देख PSU में क्या किया है, मोर देन 51% स्टेक है, तो उसको एक्वायर करता है गवर्नमेंट, तो उसका पर्पस क्या है, ONGC है, SBI है, देखो SBI प्रॉफिट में है, कोल इंडिया है, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, तो भाई साहब ये गवर्नमेंट के कंपनीज है। यहाँ पे वो क्या चाहता है कि यहाँ से भी उनको अर्निंग आ जाए। देखो जैसे हमने इनकम टैक्स से कमाते हैं, GST से कमाते हैं, इंटरेस्ट से, पेनल्टी से कमाते हैं, वैसे ही तुम क्या करते हो, कंपनी से कमाते हो, तो गवर्नमेंट की कंपनी PSU से कमाते हो। तो ये बात तुमको समझनी पड़ेगी कि भाई साहब यहाँ पे तुमको पैसा आना चाहिए, यहाँ पे तुमको प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि जो PSU चल रहा है ना, उसका ऑटोनॉमी, उसका इफिशियंसी, उसका साउंड बिजनेस प्रिंसिपल के हिसाब से चलना चाहिए एंड प्रूडेंट कमर्शियल प्रैक्टिस के हिसाब से चलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कमर्शियल व्यू से सोचना भाई, कमर्शियल व्यू से तुमने सोचना है, इसके बारे में बात होती है, ठीक है, इसके बारे में बात होती है। इतना बात तुमको समझा, एंड उसके बाद में वो अदर फंक्शन भी एक्सरसाइज कर सकता है, अगर वो पब्लिक अकाउंट कमेटी नहीं चेक करती है, एस्टिमेट कमेटी नहीं चेक करती है, या फिर उनका काम है लेकिन स्पीकर ने बोला है कि भाई साहब तू जाके चेक कर ले, ताकि है ना, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग है ना, इसको लिमिट नहीं किया है, ये क्या कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें चेक कर सकता है, या फिर कोई और अदर फंक्शन जो स्पीकर ने अलोकेट करे है, ठीक है। स्पीकर अगर बोलता है कि तू ये काम कर ले, जैसे कि अभी स्पीकर ने बोल दिया कि भाई साहब देख भाई, क्या करना है हमको, हमको दो कंपनी को मर्ज करना है, ठीक है, दो PSU को मर्ज करना है, तो ये दो PSU को मर्ज करने का बेनिफिट होता है या फिर लॉस होता है, तू देख ले। तो ये कौन देखेगा, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग देखेगा, या फिर वो क्या करेगा, कुछ भी और काम जो, अगर
स्पीकर को कैसे लगेगा, अगर वो उधर पैसे की बात आती है, उसको पैसा कमाना है वो, या फिर ऐसा रिफॉर्म वगैरह अच्छे से करना है ना, वो क्या करेगा, वो कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग को बोलेगा कि भाई साहब पैसे की बात आती है तो यहाँ पे तो क्या कर ले, तू देख ले अच्छे से कि ये चीज़ें अच्छे से हो रही है क्या। ठीक है, ठीक है। जैसे अगर ओएनजीसी में लॉस है ना, उसको समझ में आता है, जैसे कि हमने रिपोर्ट्स एंड अकाउंट्स की बात करी थी, तो उन्होंने अकाउंट्स देखे ओएनजीसी के, उसको समझता है कि ये इसका प्रॉफिट कम हुआ है, ठीक है, लॉस है या फिर उसका प्रॉफिट कम हुआ है, तो वो देखेगा कि भाई साहब इसको अच्छे से वर्कआउट हो रहा है क्या, उसके बिजनेस प्रिंसिपल साउंड है क्या, प्रूडेंट कमर्शियल प्रैक्टिस है क्या। ऐसा क्या हो रहा है कि ओएनजीसी के कॉम्पिटिटर है ना, वो कॉम्पिटिटर अच्छा कमा रहे हैं, ओएनजीसी कमा नहीं रहा है, या फिर ऐसा हो सकता है कि ऑयल के प्राइसेस ही कम हो गए, ऑयल के प्राइसेस कम हो गए, इसकी वजह से ओएनजीसी का प्रॉफिट कम है। तो ये सारी चीज़ें तुमको देखना पड़ेगा, तो ये सारी चीज़ें देखने का काम किसका है, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग का काम है। ठीक है, तो कोपो एक्सरसाइज करता है सेम फाइनेंशियल कंट्रोल ऑन पीएसयू एज अ पब्लिक अकाउंट committee on government department. The functions of COPO are to examine report and accounts of PSU, reports of C&AG on PSU, autonomy and efficiency of PSU, and see to whether they are being managed in accordance with sound business principles and prudent commercial practices. To exercise such other functions vested in public account committee and estimate committee as are not covered above and as may be allotted by the speaker from time to time. फिर ये कोपो जो है ना, कोपो क्या करता है, कंडक्ट इन डेप्थ इवेल्यूशन ऑफ पीएसयू का परफॉर्मेंस। तो पीएसयू के बारे में बात होती है, दिस इंक्लूड्स एग्जामिनिंग पॉलिसी प्रोग्राम्स एंड फाइनेंशियल ऑपरेशन। तो पीएसयू के बारे में ज़्यादातर बातें कहाँ पे होती है, कोपो में होती है। दोस्त अच्छे से देख ले कमेटी, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है तो 5/5 भाई साहब, सारे 4 के 4 पॉइंट हर इसमें से तुमने क्या करने हैं, याद रखने हैं। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी, तो सबसे पहले एस्टिमेट कमेटी होता है कोई प्रोजेक्ट आने से पहले, फिर आने के बाद पास्ट में क्या होता है, पब्लिक अकाउंट कमेटी आती है, एंड फिर कोपो तुम्हारा पीएसयू के अलग से चलता है। ठीक है सर फर्क क्या है पब्लिक अकाउंट कमेटी एंड कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग में, देख भाई साहब सॉरी। तो सबसे पहले हमने पब्लिक अकाउंट कमेटी में देखा था कि इसको लीड कौन करता है, इसको अपोजिशन देखते हैं, कोपो को ना अपोजिशन या फिर रूलिंग पार्टी देख सकती है, ज़्यादातर रूलिंग पार्टी देखेगी ना भाई साहब, परफॉर्मेंस वगैरह किसको मैनेज करना है, रूलिंग पार्टी को मैनेज करना है। फिर पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है ना, वो क्या करती है, पास्ट के बारे में बात करती है, एंड ये भी रिपोर्ट चेक करते हैं सीएनडीजी का, एंड कोपू भी सीएनडीजी का रिपोर्ट चेक करता है। लेकिन एस्टिमेट कमेटी ना, इसको रिपोर्ट से कोई लेन देन नहीं ना, ये तो भाई साहब पहले ही बात कर रही है कि फ्यूचर में कैसे होगा। फिर बात आती है तुम्हारा, और क्या है तुम्हारा, देखो पब्लिक अकाउंट कमेटी ज़्यादातर गवर्नमेंट के बारे में, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के बारे में बात करेगी, एंड कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग ज़्यादातर पीएसयू के बारे में बात करेगी। ठीक है, तो ये ऐसा ऐसा उनका अलग अलग से डिफरेंस है। ठीक है, तो इसको तुमने क्या करना है, अच्छे से देख के जाओ, अच्छे से देख के जाओ इसको। सबसे पहले एक बार क्या करते हैं, इसको एक बार पढ़ते हैं। पब्लिक अकाउंट कमेटी, ड्यूटी ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी टू, नाम में ही अकाउंट्स है, सबसे पहले अकाउंट्स की एग्जामिन करेगी किसके, ऑटोनोमस सेमी ऑटोनोमस बॉडी के। ठीक है, उसके बाद में ड्यूटी टू सेटिस्फाई इटसेल्फ, उसको सेटिस्फाई करेगी क्या, तीन चीज़ों को लेकर क्या, एक तो सबसे पहले देखो कि जो पैसा डिस्बर्स किया है ना, वो पर्पस, उसका पर्पस के लिए डिस्बर्स किया है क्या, फिर जो पैसा दिया है ना वो ऑथराइज है क्या, जो पैसा एक्सपेंडिचर जो खर्चा किया है ना, एक्सपेंडिचर इनकर्ड जो किया है ना वो ऑथराइज है क्या, एंड फिर तुमने देखना है रीअप्रोप्रिएशन जो है ना, हेड का अलोकेशन जो है ना वो अप्रोप्रिएट है क्या, वो प्रोविजन के हिसाब से है क्या। खत्म। एस्टिमेट कमेटी का काम क्या होता है, उसको क्या करना है, एस्टिमेट को एग्जामिन करना है, नाम में ही एस्टिमेट है तो एस्टिमेट को एग्जामिन करेगी, लेकिन विथ व्यू टू रिपोर्ट किसके ऊपर, इफिशिएंसी इंप्रूवमेंट्स इन ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इसके बारे में, एंड कंसिस्टेंट विथ पॉलिसी अंडरलाइंग एस्टिमेट में बी इफेक्टेड। ठीक है, तो यहाँ पे तुमको क्या देखना है, इफिशिएंसी कैसे बढ़ा सकते हैं, इंप्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कैसे ला सकते हैं। फिर तुमको अगर अल्टरनेटिव पॉलिसी सजेस्ट करनी है ना, तो तुम अल्टरनेटिव पॉलिसी भी सजेस्ट कर सकते हो। फिर तुमको यहाँ पे देखना है मनी इज वेल लेड आउट विद इन लिमिट्स। ठीक है, यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो, मनी जो है ना वो खर्चा देख रहे हो, डिफरेंस समझा है हमने। एंड फिर तुम क्या कर सकते हो, अल्टरनेटिव फॉर्म को सजेस्ट कर सकते हो फॉर्म को, जिसमें क्या होता है, एस्टिमेट को प्रेजेंट किया जाता है पार्लियामेंट में। ठीक है, फिर कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, जैसे पैक का काम होता है ना, वैसे ही कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग कोपो का भी काम होता है। यहाँ पे समझना है कि कोपू जो है ना बस पीएसयू के ऊपर ज़्यादा अप्लाई हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट करना है, परफॉर्मेंस देखना है, प्रॉफिट कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करो, प्रॉफिट के लिए तुमने अकाउंट देखने हैं, तो अकाउंट देखो, अकाउंट एंड रिपोर्ट किसके, पीएसयू के। फिर तुम क्या करो, सीएनडीजी के ऑडिटर के रिपोर्ट देखो, उसके पीएसयू के ऊपर। फिर तुम देखो क्या उसको अच्छे से तुमने मैनेज किया, क्या उसका ऑटोनॉमी देखो, उसका इफिशियंसी देखो, उसको साउंड बिजनेस प्रिंसिपल के साथ में एंड प्रूडेंट कमर्शियल प्रैक्टिस के साथ में उसको मैनेज किया है क्या, ये तुमने देखना पड़ेगा।
एंड आखिरी में एक बात आती है कि ये अदर फंक्शन भी कर सकता है जो पब्लिक अकाउंट कमेटी या फिर एस्टिमेट कमेटी नहीं करती है। एंड स्पीकर ने अगर कुछ अलोकेट किया है ना तो भी तुम क्या कर सकते हो, उसको एग्जामिन कर सकते हो। ये बात आती है तुम्हारे कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग के बारे में। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, हाँ ठीक है, अब हमने हमने अभी ऑडिटर देखा, हमने CNDG देखा एंड हमने अकाउंट कमेटी देखी। तो हमको देखना है कि एक CNDG का रोल क्या होता है फंक्शनिंग ऑफ कमेटी में। ठीक है, तो तुम्हारे पास क्वेश्चन आता है CNDG has come to be recognized as friend, philosopher and guide of the committees. Discuss how such a role is ensured in practice or lay down any four roles. एक क्वेश्चन आ सकता है तुमको, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आंसर क्या है देखो, CNDG प्लेज अ की रोल इन फंक्शनिंग ऑफ फाइनेंशियल कमिटीज ऑफ पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर। ही हैज कम टू बी recognized एज अ फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड ऑफ द कमिटीज। किसके बारे में बात कर रहा है ये, जो हमने पहले बेसिक लेक्चर में हमने जो देखा था ना, क्या देखा था हमने कि देख भाई साहब, ये CNDG क्या करेगा, ऑडिट रिपोर्ट देगा। ये ऑडिट रिपोर्ट कौन एग्जामिन करेगी, कमेटी एग्जामिन करेगी। रिपोर्ट एग्जामिन करके क्या करेगी, रिपोर्ट में लिखा है कि भाई साहब मिसयूज किया है, फंड का मिसयूज किया है एक्स डिपार्टमेंट से, एक्स डिपार्टमेंट ने फंड का मिसयूज किया है। तो एक्स डिपार्टमेंट क्या करेगा, एक्सप्लेनेशन सबमिट करेगा। पब्लिक अकाउंट कमेटी क्या करेगी, वो चेक करेगी, सारी चीज़ें देखेगी एंड रिकमेंडेशन देगी पार्लियामेंट में। एंड गवर्नमेंट क्या करेगा, या फिर गवर्नमेंट का वो डिपार्टमेंट क्या करेगा, एक्शन लेगा एंड एक्शन टेकन रिपोर्ट सबमिट करेगा। अभी यहाँ पे CNDG का क्या रोल आता है देखो, CNDG ये चीज चेक करने में, देखो ऑपोजिशन क्या करती है, पब्लिक अकाउंट कमेटी को यूज करते हैं स्कैम को एक्सपोज करने के लिए, या फिर कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग यूज करते हैं रिपोर्ट को उसका परफॉर्मेंस वगैरह चेक करने के लिए। तो ये पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है, सॉरी हाँ, पब्लिक अकाउंट कमेटी एंड कोपू जो है ना, ये कमिटीज CNDG का रिपोर्ट को यूज करते हैं। तो इसको वो कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है, इनके रिपोर्ट को वो कैसे यूज करते हैं एंड इनकी रिपोर्ट इनको कैसे यूज होते हैं। तो एक कमिटीज के लिए कौन है, फ्रेंड है, फिलोसोफर है, गाइड है। फ्रेंड है, दोस्त है, फिलोसॉफी भी देते हैं एंड गाइड भी करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं तो समझते हैं अच्छे से। ठीक है, अभी सबसे पहले समझो, ये सबसे सबसे पहले समझो कि ऑडिट कौन करेगा। अभी तुम्हारे पास मिनिस्ट्रीज है या फिर गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है। ठीक है, मिनिस्ट्रीज है या फिर गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, इसको ऑडिट कौन करेगा, CNDG क्या करेगा, उसको ऑडिट करेगा। तो जीरो जीरो मतलब इसका कुछ पॉइंट नहीं है, मैंने आपको बता दिया है। 0 नंबर का पॉइंट क्या है तुम्हारा, CNDG मिनिस्ट्री का ऑडिट करेगा। तो ऑडिट जैसे ही होता है ना, वो क्या करेगा, रिपोर्ट्स भेजेगा कमिटीज के पास में। तो कमिटीज के पास में CNDG का रिपोर्ट जाता है। तो पहला पॉइंट क्या है, CNDG का रिपोर्ट जो जाता है ना, कमिटी के पास में जाता है, उसका CNDG का काम क्या होता है, CNDG का हेल्प कैसे होता है यहाँ पे, बेसिस ऑफ कमिटीज वर्किंग। तो वो हेल्प करता है, CNDG का जो रिपोर्ट है ना, वो हेल्प करता है किसको, कमिटीज का वर्किंग का बेसिस बनने में हेल्प करता है। तो CNDG का रोल क्या आता है कि कमिटीज के वर्किंग का बेसिस बनने के लिए CNDG का रिपोर्ट आता है, तो वहाँ पे हेल्प करता है वो। अच्छा जी, तो दूसरा पॉइंट क्या है, ये जैसे ऑडिट रिपोर्ट कमेटी के पास में गया ना, तो कमेटी क्या बोलेगी, भाई साहब ये तुमने गड़बड़ किया ना, तुमने मिनिस्ट्री ने या फिर तुमने डिपार्टमेंट ने इतना इतना करोड़ का गोचा किया ना, लोची किया ना, तो उसको तुम क्या कर लो, सबमिट कर लो भाई साहब। तुम एक्सप्लेनेशन, तुम नोट्स हमको सबमिट कर लो कि भाई साहब ये गड़बड़ सच में हुई है, क्या हुआ है, तुमने एक्स्ट्रा स्पेंड क्यों किया है, तुमने इतना एक्स्ट्रा खर्चा क्यों किया है। तो क्या करेगी, मिनिस्ट्री सबमिट करेगी कमेटी को। अब बात यहाँ पे आती है कि मिनिस्ट्री कुछ भी भेज सकती है ना भाई साहब, कमेटी को कुछ भी भेजेगी, भाई साहब इतना खर्चा हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ। तो जो भेजा है ना, देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, मिनिस्ट्री से लेकर जा रहा है CNDG के पास में, CNDG चेक करके क्या कर रहा है, कमेटी को भेज रहा है। तो ये जो मिनिस्ट्री सीधा कमेटी को भेजती है ना, उसको क्या करेगा, CNDG चेक करेगा कि भाई साहब ये जो मिनिस्ट्री या फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है ना, ये कुछ तो गड़बड़ वाली चीज़ नहीं बता रहा है ना कमेटी को, ये सारी सही चीज़ें बता रहा है क्या नहीं है। ये तुमको किसको देखना पड़ेगा, CNDG को। क्यों, क्योंकि इसने क्या किया है, इसने ऑडिट किया है ना, इसको पता है कि सच में क्या हुआ है। तो जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने बोला है ना, वो सच में हुआ है क्या, ये तो CNDG को पता है, कमेटी को थोड़ी पता है। CNDG ने ऑडिट किया ना, तो CNDG क्या करता है, CNDG क्या करता है, वो जो नोट्स है ना उसके, उसको चेक करता है, स्क्रूटिनी स्क्रूटिनी करता है। स्क्रूटिनी करने के बाद में वो क्या करेगा, करेक्टनेस ऑफ सबमिशन एंड फैक्ट एंड फिगर को चेक करेगा। करेक्टनेस ऑफ सबमिशन एंड फैक्ट एंड फिगर को वो क्या करेगा, चेक करने की कोशिश करेगा। वो चेक करेगा कि यहाँ पे फैक्ट एंड फिगर जो है ना, वो कैसे है, एंड करेक्टनेस ऑफ सबमिशन, जो सबमिट किया ना वो करेक्ट है क्या, एंड उसमें फैक्ट एंड फिगर जो दिए है ना, उसको कौन चेक करेगा, CNDG चेक करेगा। अच्छा जी, फिर कमेटी के पास में ये सारी चीज़ें आ जाती है ना, कमेटी क्या करेगी, प्रेजेंट करेगी रिपोर्ट को, उसके खुद के फाइंडिंग एंड ऑब्जर्वेशन एंड रिकमेंडेशन, ये किसके बेसिस पे होते हैं तुम्हारे, ये बेस्ड ऑन CNDG के रिपोर्ट के ऊपर। ठीक है, तो जो CNDG का रिपोर्ट था ना, वही तुमको यहाँ पे भी हेल्प कर रहा है। ठीक है, इसके बेस्ड
के ऊपर क्या करेगी कमेटी, क्या करेगी उसके फाइंडिंग्स, ऑब्जर्वेशन, रिकमेंडेशन क्या करेगी पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या करेगी वो प्रेजेंट करेगी। अभी ये जो रिकमेंडेशन होते हैं ना, ये रिकमेंडेशन के ऊपर मिनिस्ट्री क्या करते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट क्या करते हैं, एक्शन लेते हैं। तो जनरली उसके रिकमेंडेशन एक्सेप्ट किए जाते हैं। तो वो जो एक्शन लेते हैं ना वो इन्फॉर्म करते हैं, कौन, मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट क्या करते हैं, इन्फॉर्म करते हैं क्या एक्शन लिया है, किसको, कमेटी को इन्फॉर्म करते हैं। एंड साथ में एक्शन टेकन रिपोर्ट क्या करते हैं, एक्शन टेकन रिपोर्ट भी पार्लियामेंट में सबमिट करते हैं। तो जो तीसरा जो प्रोसेस है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, कमेटी सबमिट कर रही है पार्लियामेंट को क्या, ऑब्जर्वेशन रिकमेंडेशन बेस्ड ऑन CNAG रिपोर्ट। फिर उसी में मिनिस्टर क्या करती है, इन्फॉर्म करती है कि हमने क्या एक्शन लिया, कमेटी को बताती है एंड साथ में पार्लियामेंट में एक्शन टेकन रिपोर्ट रख देती है। ठीक है, इतनी बात आती है, तुम्हारा 3 नंबर का पॉइंट बन जाता है। ठीक है, फिर मिनिस्ट्री जो है ना, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या देखा हो, रिटर्न रिस्पॉन्सेस तुमको भेजना होता है कमिटीज को। ठीक है, कभी कभी क्या होता है वो फुल्ली डिबेट नहीं होता है। जैसे देखो यहाँ पे क्या लिखा है, देखो ये हैशटैग है ना, तो हैशटैग में यहाँ पे क्या लिखा है, ऑडिट रिपोर्ट नॉट थॉरली डिस्कस बाय कमिटीज। तो कभी कभी क्या होता है वो कमिटीज है ना ऑडिट रिपोर्ट थॉरली डिस्कस नहीं कर पाते हैं। तो उस केस में तुम क्या करते हो, जब वो फुल्ली डिबेटेड नहीं होता है, पार्लियामेंट में फुल्ली डिबेट वगैरह नहीं होता है, तो क्या करते हो, रिटर्न रिस्पॉन्सेस क्या होते हैं, डिपार्टमेंट जो है ना, गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट क्या करता है, कमेटी को भेज देता है। रिटर्न रिस्पॉन्सेस क्या करते हैं, गवर्नमेंट को कमिटीज को भेज देते हैं। इससे क्या होता है, वो क्या करेंगे, उनके रिपोर्ट में इनकॉर्पोरेट करेंगे जो पार्लियामेंट में प्रेजेंट होता है, वो उसके रिटर्न के रिस्पॉन्सेज जो है ना वो क्या करेंगे, पार्लियामेंट में प्रेजेंट करेंगे उनके रिपोर्ट में, रिपोर्ट के साथ में, जैसे उनका रिपोर्ट जाता है ना उसके साथ में क्या करेंगे, उनके रिटर्न के रिस्पॉन्सेज भी क्या करेंगे उसके साथ में अटैच करके दे देंगे। इससे क्या होता है, इंश्योर्स ऑडिट रिपोर्ट नॉट टेकन लाइटली बाय द गवर्नमेंट। इससे क्या होता है, ये जो CNAG का ऑडिट रिपोर्ट है ना उसको लाइटली नहीं लेता है गवर्नमेंट। ठीक है, तो देखो CNAG का हेल्प किधर किधर हो रहा है। सबसे पहले ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, बेसिस ऑफ कमिटीज वर्किंग। CNAG का रिपोर्ट बेसिस बनता है कमेटी के वर्किंग का। फिर वो क्या करता है, चेक करता है करेक्टनेस ऑफ सबमिशन एंड फैक्ट ऑफ फिगर, जो कौन कर रहा है, मिनिस्टर या फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कमेटी को भेज रहा है ना, उसका करेक्टनेस ऑफ सबमिशन एंड फैक्ट एंड फिगर को चेक करता है। फिर इसका रिपोर्ट से हेल्प क्या होता है कि कमेटी क्या कर सकती है, ऑब्जर्वेशन रिकमेंडेशन दे सकती है। एंड इसके रिपोर्ट से और क्या होता है, इंश्योर होता है कि ये जो रिपोर्ट है ना इसका, CNAG का रिपोर्ट जो है ना उसको गवर्नमेंट लाइटली नहीं लेती है, ये इंश्योर हो जाता है। तो ठीक है, अगर ये डायग्राम तुमको समझाए ना भाई साहब, तुमको सारे पॉइंट ऐसे याद हो जाएंगे, इसका कोई टेंशन नहीं है। देखो, हिज रिपोर्ट्स जनरली फॉर्म द बेसिस ऑफ कमिटीज वर्किंग। ठीक है, तुमको अभी समझा, ऑडिट किया उसके पास रिपोर्ट गए तो उसका रिपोर्ट जनरली उसका बेसिस बनते हैं, लेकिन हालांकि कमिटी सिर्फ उसका रिपोर्ट नहीं चेक करेगी। अल्दो दे आर नॉट रेस्ट्रिक्टेड, they are not restricted from examining issues not brought out in his report। ठीक है, वो उसको चेक करना, जनरली वो रिपोर्ट चेक करेगा, लेकिन वो दूसरे इश्यूज भी चेक कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि उसको रेस्ट्रिक्ट नहीं किया कि वो दूसरे इश्यूज चेक नहीं करेगी। ठीक है, फिर वो क्या करता है, स्क्रूटिनाइजेस द नोट्स विच द मिनिस्ट्री सबमिट टू द कमिटी and helps committees to check correctness of submission and fact and figure, correctness of submission and fact and figure। तो वो क्या करता है, वो नोट्स को चेक करता है, स्क्रूटिनाइज करता है नोट्स को चेक करता है जो मिनिस्ट्री सबमिट करती है, मिनिस्ट्री सबमिट करती है कमिटीज को, एंड हेल्प करता है कमिटीज टू चेक करेक्टनेस ऑफ सबमिशन एंड फैक्ट एंड फिगर। तुम्हारा 2 नंबर का पॉइंट हो गया। फिर 3 नंबर का पॉइंट क्या है तुम्हारा, कमिटी क्या करती है, कमिटी प्रेजेंट करती है उसके रिपोर्ट पार्लियामेंट को या फिर स्टेट लेजिस्लेचर को, इंक्लूडिंग ऑब्जर्वेशंस एंड रिकमेंडेशन। किसके बेस पे होते हैं, CNAG के रिपोर्ट्स के बेस पे होते हैं एंड उसका फाइंडिंग्स देती है। ठीक है, ये हमने बात करी पॉइंट नंबर 3 में। इसमें भी तुम्हारा क्या होता है, मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट्स क्या होते हैं, आई रिक्वायर टू इन्फॉर्म कमिटीज ऑफ एक्शंस टेकन ऑन देयर रिकमेंडेशन। तो मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट क्या करते हैं, एक्शन लेती है। मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट क्या करते हैं, उनको एक्शन लेना पड़ता है। तो एक्शन जो लिया है ना उसको क्या करते हैं, इन्फॉर्म करते हैं कमिटीज को उनके रिकमेंडेशन के ऊपर उन्होंने क्या एक्शन लिया है, जो कि जनरली एक्सेप्टेड होते हैं। एंड फिर वो एक्शन टेकन रिपोर्ट में क्या करते हैं, पार्लियामेंट में सबमिट करते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा कौन सा पॉइंट होता है, ये तुम्हारा 3 नंबर का पॉइंट होता है, जहाँ पे कमेटी क्या करते हैं, पार्लियामेंट को सबमिट करते हैं उसके फाइंडिंग्स, रिपोर्ट सबमिट करते हैं उसके फाइंडिंग्स, ऑब्जर्वेशन, रिकमेंडेशन बेस्ड ऑन CNAG रिपोर्ट। एंड मिनिस्ट्री या फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट क्या करेगा, इन्फॉर्म करेगा एक्शन टेकन टू द कमिटीज एंड एक्शन टेकन रिपोर्ट क्या करेगा, पार्लियामेंट में सबमिट करेगा। ठीक है, फिर तुम्हारा ये 4th नंबर का पॉइंट क्या आता है, देखो इसको अच्छे से समझो। फॉर ऑडिट रिपोर्ट्स नॉट thoroughly discussed, for audit reports not thoroughly discussed by committees
जो कमेटी ने थरली डिस्कस नहीं किया है ना, उसको तुम क्या करो, रिटर्न रिस्पॉन्सेज ऑब्टेन किए जाते हैं कहाँ से, रिलेवेंट डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री से, एंड दीज रिस्पॉन्सेज में बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू द रिपोर्ट्स प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर्स। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे इंश्योर हो जाता है कि ऑडिट रिपोर्ट आर नॉट टेकन लाइटली बाय द गवर्नमेंट एवन इफ द नॉट एंटायर रिपोर्ट आर फुल्ली डिबेटेड, एवन इफ नॉट एंटायर रिपोर्ट्स आर फुल्ली डिबेटेड। तो सिंपल सी बात आती है भाई साहब, सिंपल सी बात आती है, तुमको क्या देखना है, कमिटीज के वर्किंग का बेसिस बनेगा सीएनडीजी के रिपोर्ट्स। तुमको क्या देखना है, फ्रेंड एंड फिलोसोफर एंड गाइड कैसे बनता है। तो सबसे पहले कमिटी के वर्किंग का बेसिस कहाँ पे बनेगा, सीएनडीजी के रिपोर्ट्स बनेंगे। फिर वो क्या करेगा, नोट्स को चेक करेगा एंड मिनिस्ट्री ने जो सबमिट कर रहे हैं कमिटी को, एंड क्या करेगा, एंड उसका हेल्प करेगा कमेटी को चेक करने के लिए कि वो जो सबमिशन है ना वो करेक्ट है क्या, उसके फैक्ट एंड फिगर चेक करेक्ट है क्या। फिर तुम क्या करोगे, कमेटी प्रेजेंट करता है उसके रिपोर्ट किसको, पार्लियामेंट को, जिसमें तुम क्या करते हो, कमेटी क्या बताता है कि उसके फाइंडिंग क्या आते हैं, रिकमेंडेशन देगा, सजेशंस देगा, ऑब्जर्वेशन बताएगा बेस्ड ऑन सीएनडीजी रिपोर्ट, एंड वो क्या करेगा, पार्लियामेंट में सबमिट करेगा। जैसे पार्लियामेंट में सबमिट होता है ना, उसको मिनिस्ट्री जिम्मेदार होता है, उसको बताना पड़ेगा कि भाई साहब तुमने क्या एक्शन लिया वगैरह। तो जो एक्शन लिया है ना, तो सबसे पहले मिनिस्टर क्या करेगा, कमेटी को इन्फॉर्म करेगा कि भाई साहब ये हमने एक्शन लिया है, जिस बंदे ने गड़बड़ किया था ना, जिस बंदे ने घोटाला किया था, जिस बंदे ने स्कैम किया था, उसको हमने निकाल लिया है, उसको जेल में दिया है। हमने क्या किया था, देखो जैसे एक टू जी टू जी स्पेक्ट्रम 2008-10 कब तो हुआ था, ये स्कैम हुआ था, ठीक है, 2G का स्कैम हुआ था, ठीक है। और 2G का स्कैम में क्या हुआ था पता है क्या, वहाँ पे ना कुछ तो लाइसेंस थे, उन्होंने ऐसे ही फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे शुरू किए थे, जो पहले आता है उसको लाइसेंस दे दिया, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था गवर्नमेंट को, ठीक है। एंड वो ऑथराइज नहीं था, पॉलिसी के हिसाब से पार्लियामेंट में ऑथराइज नहीं था। तो वहाँ पे क्या होता है, बाद में सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है कि देख भाई साहब ये जो लाइसेंस दिए ना फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस के ऊपर, वो लाइसेंस वैलिड नहीं है, वो लाइसेंस वैलिड नहीं है, क्योंकि वो लेजिस्लेचर के अंदर नहीं आते हैं, वो स्टैच्यूट कॉन्स्टिट्यूशन से गवर्न नहीं है, कि वो जो पावर है ना, जो कमेटी ने, डिपार्टमेंट ने जो ऐसे ही दिए हैं ना लाइसेंस, 2G स्पेक्ट्रम के लाइसेंस जो ऐसे ही दिए थे ना, तो वहाँ पे तुमको देखना पड़ेगा, वो जो लाइसेंस दिए थे ना उन्होंने वो हटा दिया, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया कि भाई साहब ये सब गलत हो चुका है, उसको उन्होंने क्या किया, रिवर्स कर दिया, उनका वैलिडिटी खत्म कर दिया लाइसेंस का। तो यहाँ पे क्या होता है, जो अगर गड़बड़ हुआ भी ना, तो उसका भाई साहब कुछ तो एक्शन जाना चाहिए ना, उसके ऊपर कुछ तो एक्शन होना चाहिए ना। अगर गड़बड़ हुआ है तो उसका एक्शन क्या आता है ना, ये एक्शन तुमको लेना पड़ेगा, डिपार्टमेंट को, मिनिस्ट्री को एक्शन लेना पड़ेगा। तो एक्शन जो लिया है ना वो इन्फॉर्म करेगा कमिटीज़ को, एंड वो एक्शन टेकन रिपोर्ट क्या करेगा, पार्लियामेंट में सबमिट करेगा। एंड उसके बाद में अगर कोई रिपोर्ट थॉरली डिस्कस नहीं होता है कमेटी से, तो क्या करेगा, रिटर्न रिस्पांस ऑब्टेन करेगा कि भाई साहब तू बता दे क्या क्या चीज़ है, रिटर्न में लिख के बता दे। एंड वो रिस्पांस क्या करेगा, कमेटी अपने रिपोर्ट के साथ में क्या करेगा, पार्लियामेंट में भेज देगा, पार्लियामेंट में जमा कर देगा। इससे क्या इंश्योर होता है कि भाई साहब कोई भी ऑडिट रिपोर्ट जो भी है ना, वो गवर्नमेंट लाइटली ना ले, एवन इफ एंटायर रिपोर्ट आर नॉट फुल्ली डिबेटेड, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक हमने देखा है, यहाँ तक हमने देखा है। अब समझते हैं, अब हमने कमिटीज़ के बारे में देखा, हमने सीएनडीजे एंड कमेटी का रोल देखा है। अब तुमको कुछ बेसिक एलिमेंट्स ऑफ पीएसयू समझना है। तुमको क्या समझना है, बेसिक एलिमेंट्स ऑफ पीएसयू। सर हमारे नोट्स में किधर है, ये हमारे नोट्स में इधर है, देखिए इधर है, एलिमेंट्स ऑफ पीएसयू, बेसिक एलिमेंट्स ऑफ पीएसयू ऑडिट, ठीक है। आप समझते हैं कि ये पीएसयू ऑडिट होता कैसा है एंड ये चीज़ क्या है पीएसयू ऑडिट, ठीक है। तो दोस्त जैसे हमारा फाइनेंशियल ऑडिट होता है, जैसे हम नॉर्मल कंपनी का ऑडिट करते हैं ना, वैसे ही पीएसयू का ऑडिट होता है, जिसमें भी तुम्हारे पास 3 पार्टीज होते हैं। सर हमारे पास 3 पार्टी किधर होते हैं, एक ऑडिटर होता है जो तुम ऑडिट करते हो, एक रिस्पॉन्सिबल पार्टी होता है, मतलब मैनेजमेंट होता है जो रिस्पॉन्सिबल है, क्या पीपीएफएस एज पर एफआरएफ इंटरनल कंट्रोल ऑल इन्फॉर्मेशन एडिशनल इन्फॉर्मेशन एक्सेस देने के लिए। तो मैनेजमेंट है, या फिर टीसीडब्ल्यूजे होता है रिस्पॉन्सिबल पार्टी, एंड फिर इंटेंडेड यूजर होता है, जो हमारे केस में कौन होते हैं, शेयर होल्डर वगैरह होते हैं, ठीक है। तो जो यूज़ करेगा रिपोर्ट का, तो वैसे ही तुम्हारा सेम टू सेम 3 पार्टीज होते हैं तुम्हारे पीएसयू के ऑडिट में, ठीक है। बस यहाँ पे बात आती है कि हमने बात करी है सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन होता है, जिसमें तुम्हारा कौन होता है, सीएनडीएजी होता है, एंड इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट्स होता है, ठीक है, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट होता है। तो सीएनडीएजी होता है, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट होता है। वहाँ पे हमने एक बात करी थी, स्टेट के लेवल पे ये जो है ना,
क्या होता है, प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल या फिर अकाउंटेंट जनरल होता है। ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, अकाउंटेंट जनरल या फिर प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल। अगर एमसीक्यू आता है तो स्टेट लेवल पे जो सीएनडीएजी का काम सेंट्रल लेवल पे ना, तो वैसा ही मान लीजिए कि स्टेट के लेवल पे किसका काम है, अकाउंटेंट जनरल का काम है, ठीक है। एंड फिर यहाँ पे इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट ने क्या किया है, कॉन्स्टिट्यूट किया है ऑडिट के बोर्ड को, ठीक है। इसको समझते हैं, ऑडिट बोर्ड को बाद में समझते हैं, ठीक है। अभी समझो कि रिस्पॉन्सिबल पार्टी कौन होता है, ये डिटरमाइन किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर लेजिस्लेटिव अरेंजमेंट से, ठीक है। ये डिटरमाइन किया जाता है जनरली तुम्हारा ऑडिटेबल एंटिटीज जिसका ऑडिट हो रहा है वो एंटिटी या फिर उसका टीसीडब्ल्यूजी ही होता है तुम्हारा रिस्पॉन्सिबल पार्टी, मतलब मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी, उसका टीसीडब्ल्यूजी का होगा, रिस्पॉन्सिबल पार्टी होगा। एंड इंटरनेट यूजर कौन है, जिसके लिए ऑडिटर क्या करता है, उसका रिपोर्ट प्रिपेयर करता है, जो कि तुम्हारे पास कौन होंगे, इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा, ठीक है। ये सारे तुम्हारे इंटरनेट यूजर हो सकते हैं। बात आती है ऑडिटर में। ऑडिटर में तुम्हारे पास सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन है, जो क्या होता है तुम्हारा इंटरनेशनल सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन का हिस्सा है, या फिर एशियन सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन का हिस्सा है। यहाँ पे तुम्हारे पास सेंट्रल सी एंड एजी होता है, जो तुम्हारा कौन है, टॉप है साई का, सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन का टॉप है। वो क्या है, इंडियन ऑडिट अकाउंट डिपार्टमेंट, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट बना है। उसका हेड कौन है, उसका भी हेड कौन है, सी एंड एजी है। तो सी एंड एजी अगर ऑडिटर कौन है पूछा है ना, तो एमसीक्यू में अगर आता है ऑडिटर कौन है, तो सी एंड एजी लिखना है तुमने, ठीक है। सी एंड एजी क्या है, ऑडिटर है, ठीक है। फिर ये इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट है ना, इसने ऑडिट बोर्ड की स्थापना की है, ठीक है। जैसे कि तुम्हारे पास बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, आईडीटी डिपार्टमेंट है, तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सीबीडीटी का जो बोर्ड है ना, वो किसके अंदर बनता है, डिपार्टमेंट के अंदर बनता है। तो जैसे ही तुम्हारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है एंड उसके अंदर बोर्ड है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, वैसे ही इंडियन ऑडिट अकाउंट डिपार्टमेंट है, उसके अंडर बोर्ड है ऑडिट बोर्ड, ठीक है। तो डिपार्टमेंट के अंडर कौन आता है, बोर्ड आता है, ठीक है। तो ये बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट किसने किया है, ये बोर्ड की स्थापना किसने करी है, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट में। लेकिन ये ऑपरेट होता है सी एंड एजी की सुपरविजन के अंडर। तो ये जो है ना, इसका कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, ये बोर्ड अलग से नहीं है, ये भी ऑपरेट होता है किसके अंडर, सी एंड एजी के अंडर। भाई साहब, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट खुद सी एंड एजी के अंडर ऑपरेट होता है। तो ये तो सिंपल सी बात है, तो बोर्ड तो किसके सुपरविजन में ऑपरेट होगा, ये तो सी एंड एजी के सुपरविजन में ऑपरेट होगा। इसमें क्या होता है, इसमें इंडस्ट्री के एक्सपर्ट होते हैं, जिस पीएसयू का तुम ऑडिट कर रहे हो ना, उस पीएसयू के एक्सपर्ट, उस इंडस्ट्री के एक्सपर्ट क्या होते हैं, इसमें ऑडिट के बोर्ड में होते हैं, ठीक है। वो क्या करेंगे, पीएसयू के मैनेजमेंट के डिसीजंस को क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे कि इसका जो डिसीजन है ना वो कैसा है, उसने क्या किया है, उसमें फाइंडिंग्स क्या करेंगे, फाइंडिंग्स उनको निकलेंगे, वो क्या करेंगे, पीएसयू के मैनेजमेंट के साथ में एंड गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के साथ में क्या करेंगे, वो फाइंडिंग्स को डिस्कस करेंगे। देख भाई, किसके साथ में डिस्कस करते जा रहे हैं फाइंडिंग्स को, पीएसयू के मैनेजमेंट के साथ में एंड गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के साथ में, ठीक, ठीक से समझ। अभी यहाँ पे ऑडिट बोर्ड को कुछ तो समझ में आता है, कुछ तो फाइंडिंग आ जाती है, वो क्या करेगी, सबसे पहले पीएसयू के मैनेजमेंट की जाती है। जैसे कि एज अ ऑडिटर तुमको कोई समझ में आता है, तुम क्या करते हो, मैनेजमेंट के साथ में डिस्कस करते हो, उसके टीसीडब्ल्यू के साथ में डिस्कस करते हो, वैसे ही तुम क्या करोगे, वैसे ही पीएसयू के मैनेजमेंट के साथ में डिस्कस करोगे। ऑडिट बोर्ड क्या करेगा, उसके पीएसयू के मैनेजमेंट के साथ में क्या करेगा, डिस्कस करेगा। एंड साथ में वो पीएसयू ना किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से तो रिलेट करती होगी, तो क्या करेगा, वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ में भी क्या करेगा, उसके फाइनेंस को डिस्कस करेगा, ठीक है। CNAG इंक्लूड्स दिस अप्रेजल इनटू देयर ओवरऑल रिपोर्ट, एंड ये सारी बातें क्या करेगा, CNAG क्या करेगा, उनके रिपोर्ट में ऐड करके क्या करेगा, डिस्कस करेगा। उनके रिपोर्ट में जाके वो फिर पार्लियामेंट में सबमिट होती है, ठीक है। तो ये क्यों ऐसा इतना सारा क्यों किया है सर, क्योंकि तुम्हारा ऑडिट करने के लिए इजी इजी हो जाए। तो ऑडिट बोर्ड बनेगा तो बहुत सारे पीयूसी है ना तुम्हारे पास, तो सबको ऑडिट करने के लिए इजी हो जाएगा, इसकी वजह से ऑडिट बोर्ड बनता है, ठीक है। तो ऑडिट बोर्ड क्या करेगा, लगभग ऑडिट ही करेगा, उसमें एक्सपर्ट होते हैं, वो क्या करेगा, पीएसयू मैनेजमेंट के डिसीजंस को रिव्यू करेगा, फाइंडिंग्स को डिस्कस करेगा पीएसयू मैनेजमेंट के साथ में एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ में, एंड सी एंड एजी क्या करेगा, उनके अप्रेजल क्या करेगा, उनके रिपोर्ट में ऐड करेगा। सर, अगर इसका ऑडिटर सी एंड एजी है, अगर इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट है, अगर इसके पास ऑडिट बोर्ड है, तो हम चार्टर्ड अकाउंटेंट क्यों पढ़ रहे हैं, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट क्यों पढ़ रहे हैं इस चीज़ को, हमारा क्या काम बनता है भाई साहब। अगर सी एंड एजी ऑडिट करता है ना, तो करने दो ना, हमको क्यों बीच में घसीट रहे हो। हमारा सिलेबस ऑडिट का कम है क्या, हमको क्यों पढ़ने का है। दोस्त, दोस्त, देख भाई, गवर्नमेंट कंपनी,
गवर्नमेंट कंपनी क्या होता है, हमने बेसिक के लेक्चर में देखा है कि जो कंपनीज एक्ट के हिसाब से गवर्न होता है वो क्या है, तुम्हारा गवर्नमेंट कंपनी है। जो कंपनी कंपनीज एक्ट में रजिस्टर होता है ना, वो गवर्नमेंट कंपनी है। एंड कंपनीज एक्ट में क्या बोला है कि हर कंपनी का ऑडिटर कौन होगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट। हर कंपनी का ऑडिटर कौन होगा, सीए होगा। तो भाई साहब, गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिट कौन करेगा, गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिट हम चार्टर्ड अकाउंटेंट करेंगे। तो सबसे पहले समझते कि गवर्नमेंट कंपनी क्या होता है। तो गवर्नमेंट कंपनी, ओ गवर्नमेंट कंपनी, एक गवर्नमेंट कंपनी कब बनेगा, जब तुम्हारा सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है ना, देखो यहाँ पे मोर देन इक्वल टू लिखा है, लेकिन लोकल लैंग्वेज क्या है, नॉट लेस देन। तो लेस देन, नॉट लेस देन 51%। तो किसी कंपनी में सेंट्रल गवर्नमेंट ने या फिर स्टेट गवर्नमेंट ने स्टेक हेल्ड किया है किसी कंपनी में, कौन कंपनी है यहाँ पे हमारे पास, एक्स लिमिटेड है। तो इस कंपनी में सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट ने 51% या उससे ज़्यादा स्टेक हेल्ड किया है, 51% या उससे ज़्यादा का स्टेक क्या किया है, हेल्ड किया है, तो क्या हो जाएगी, वो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी हो जाएगी। तो नॉट लेस देन 51%। देख भाई यहाँ पे वर्डिंग क्या है, नॉट लेस देन 51%। मतलब अगर यहाँ पे अगर 50.5% है ना, तो भी नहीं, 51% से नहीं चलेगा भाई साहब, 51% से कम नहीं चलेगा। 50% नहीं है यहाँ पे, 50% नहीं है, 50% नहीं है यहाँ पे, 51% है। तुझे समझना पड़ेगा, क्योंकि सब्सिडरी में तुम्हारा 50% होता है, कंट्रोल 50% से ज़्यादा होता है तो तुम कंट्रोल मान लेते हो। यहाँ पे 50% नहीं है, 51% है। ठीक है, तो कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, किसी कंपनी में 51% या फिर उससे ज़्यादा, 51% चलेगा क्या, हाँ, क्योंकि नॉट लेस देन 51 लिखा है ना, तो 51% चलेगा। तो 51% या उससे ज़्यादा क्या करते हैं, स्टेक एक्वायर करती है, तो क्या हो जाएगी, गवर्नमेंट कंपनी हो जाएगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है तो भी गवर्नमेंट कंपनी, स्टेट गवर्नमेंट करती है तो भी गवर्नमेंट कंपनी। सर, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर अगर करते थोड़ा थोड़ा, तो कंबाइन में तुम्हारा 51 से ज़्यादा आ जाता है, तो भी तुम्हारा वो गवर्नमेंट कंपनी है। जैसे कि हमारे केस में क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है, 30% दिया है, एंड स्टेट गवर्नमेंट ने कितना किया है, 30% दिया है। तो 30 30 60 हुआ, तो 51 से ज़्यादा ही हो गया। तो ये भी क्या बनेगी, गवर्नमेंट कंपनी। सर, हमारे पास एक स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, हमारे पास बहुत सारे हैं। ठीक है, महाराष्ट्र का स्टेट गवर्नमेंट है, गुजरात का है, पंजाब का है, हरियाणा का है, बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया है, मिलकर आते हैं एंड उन्होंने किया है। तो भाई साहब, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट, बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट मिलकर भी आते हैं ना, तो भी कोई बात नहीं है। या फिर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट भी अलग से मिलकर आते हैं ना, तो भी कोई बात नहीं है। तुम्हारा क्या देखना है, किसी भी गवर्नमेंट का जो स्टेक है ना, पूरे गवर्नमेंट जो जितने गवर्नमेंट है ना, उनका सबका मिला के जो स्टेक है ना, वो 51% से ज़्यादा होना चाहिए। 51% हुआ तो भी चलेगा, 51% या फिर उससे ज़्यादा होना चाहिए, 51% से कम नहीं होना चाहिए। तो तुम्हारा क्या बनेगा, तुम्हारा वो जो कंपनी है ना जिसमें वो स्टेक है, वो कंपनी तुम्हारा गवर्नमेंट कंपनी बनेगा। तो ये मैंने इतना बताया है, तो इसमें से अगर कोई भी एमसीक्यू वगैरह आ जाता है तो तुमको सारे एग्जाम्पल यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। भाई साहब, इतना समझना है कि गवर्नमेंट मिलकर 51% या उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, एक बात आती है यहाँ पे कि ये जो एक्स लिमिटेड है, ये तो गवर्नमेंट बन गया, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का स्टेक तुम्हारा 51% है। अगर ये किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता है एंड उसका स्टेक 50% से ज़्यादा एक्वायर करता है, मतलब क्या, वाई लिमिटेड जो है ना, ये एक्स लिमिटेड की सब्सिडरी है, सब्सी कंपनी है। एंड एक्स लिमिटेड जो है ना, वो गवर्नमेंट कंपनी है। एक्स लिमिटेड जो है ना, वो गवर्नमेंट कंपनी है। ये कौन है, ये है गवर्नमेंट कंपनी। तो अगर एक्स लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी है एंड वाई लिमिटेड सबसे कंपनी है, तो यहाँ पे तुमको देखना पड़ेगा, कि ये वाई लिमिटेड है ना, ये भी तुम्हारी गवर्नमेंट कंपनी बनेगी, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी की सबसे भी क्या बनेगी, गवर्नमेंट कंपनी बनेगी। एंड यहाँ पे तुमको समझने की बात आती है कि यहाँ पे 50% से ज़्यादा लिखा है, क्योंकि सबसे है ना भाई, सबसे के लिए 51 की जरूरत नहीं है। एक्स लिमिटेड में जब गवर्नमेंट पैसा डालेगा ना, तो उसको देखना पड़ेगा कि वो 51% से क्या करेगा, 51% या उससे ज़्यादा डालेगा। लेकिन उसका सब्सिडी बनने के लिए तुम्हारे पास 50% का लिमिट होता है। तो 50% से ज़्यादा अगर जाता है ना, तो ही तुम्हारा क्या बनेगी, तो सब्सिडी बनेगी। तो सर, यहाँ पे 50.5% चलेगा क्या, भाई चलेगा ना भाई, 50.5% भी चलेगा, क्योंकि सब्सिडी में चलेगा, गवर्नमेंट में नहीं चलेगा। तो यहाँ पे भी तुम्हारे एमसीक्यू बन जाएंगे, समझ में आया क्या। तो ठीक है सर, तो इसका ऑडिट हम करेंगे क्या, भाई साहब हम करेंगे, लेकिन अपॉइंट कौन करेगा, सी एंड ए जी करेगा। भाई साहब, ऑडिट तुम करोगे, लेकिन सब चीज़ें कौन देखेगा, सी एंड ए जी करेगा। वो तुमको अपॉइंट भी करेगा, किसको, प्राइवेट सीए फर्म्स को। देख भाई, तू जैसे सीए बनेगा ना, तेरे को ऐसे एक मेल आएगा, ठीक है, एक साल में 2 साल में आ जाएगा, बनने के बाद में वो क्या बोलेंगे कि देख भाई,
CNDAG क्या करेगा, प्राइवेट फर्म को हायर करता है, तो क्या करेगा, ICAI के पास जाएगा, बोलेगा हमको डेटा दे दे प्राइवेट फर्म्स का। हम क्या करेंगे, हम उनको, तू क्या कर ले, उनको मेल कर ले कि हमको रिक्वायरमेंट है CA फर्म्स को, हमको क्या करना है, देखना है ऑडिट करने के लिए। तो CA फर्म्स क्या करते हैं, उनको तुम क्या करोगे, तुम अप्लाई कर सकते हो, तुम वहाँ पे क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो कि भाई साहब हमको ऑडिट करना है। तो तुम क्या करो, तुम्हारा फर्म का प्रोफाइल, वो सारी चीज़ें तुम क्या करो, वहाँ पे भेज दो उनको। फिर CNDAG क्या करेगा, चूज करेगा कि कौन से फर्म को, कौन से प्राइवेट से फर्म को तुमने हायर करना है। तो अपॉइंट कौन करेगा, अपॉइंट कौन करेगा, CNAG अपॉइंट करेगा प्राइवेट से फर्म्स को, एंड उनको इंस्ट्रक्शंस भी दे देगा कि भाई साहब ऐसे ऐसे ऑडिट करना है, ऐसे ऐसी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है। एंड वो क्या करेगा, फाइनल ऑडिट रिपोर्ट जो है ना, उसके ऊपर कमेंट भी करेगा। कौन, CNDAG क्या करेगा, CA ने ऑडिट किया, उसके फाइनल ऑडिट के रिपोर्ट आते हैं, उसके ऊपर कमेंट करेगा। कैन कंडक्ट सप्लीमेंट्री ऑडिट या फिर टेस्ट ऑडिट। भाई साहब कभी देखा था कि हमने इससे पहले के कभी देखा है क्या, हाँ भाई इससे पहले वाला चैप्टर में ही PSU ऑडिट में ही हमने देखा है कि भाई साहब वो क्या करेगा, सप्लीमेंट्री ऑडिट या फिर टेस्ट ऑडिट कंडक्ट कर सकता है। हमने क्या बात करी, तुम प्रिंसिपल ऑडिटर हो, तुमको क्या करना है, तुमको कॉन्फिडेंस नहीं है कि इसने जो बंदे ने ऑडिट किया है ना, कौन से अदर ऑडिटर ने ऑडिट किया है ना, तो उसको तुमको एक आध एरिया पे कॉन्फिडेंस है नहीं है, तुम क्या करते हो, तो सप्लीमेंट्री ऑडिट, तुम क्या करते हो, सप्लीमेंट्री टेस्ट वगैरह क्या करते हो, कंडक्ट करते हो। तो वैसे ही CNDAG क्या कर सकता है, सप्लीमेंट्री ऑडिट ले सकता है, टेस्ट ऑडिट ले सकता है। देख भाई इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है, एंड पहले एग्जाम में बना भी है, लेकिन ये हमारे मॉडल में कवर नहीं है, क्योंकि नए मॉडल में ये इसको क्या किया है, इसको हटा दिया है। ठीक है, तो इसकी वजह से इसको मैंने भी अपने सिलेबस से हटा दिया है। भाई साहब क्यों पढ़ना है, तुम्हारे पास कम है क्या, अगर हटा दिया है तो हटा दिया होगा, होपफुली हटा दिया होगा। अगर आ जाता है तो भाई साहब फिर भगवान की मर्जी है, क्या कर सकते हैं, कितना पढ़ोगे भाई साहब, कितना पढ़ोगे। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री ऑडिट एंड टेस्ट ऑडिट कंडक्ट कर सकता है, इतनी बात तुमने समझनी है MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे बात कैसे हो रही है, अभी तक हमने क्या देखा, ऑडिटर एंड गवर्नमेंट कंपनी देखा है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले वही देखते हैं। तो सबसे पहले वही देखते हैं, गवर्नमेंट कंपनी क्या होता है। सेक्शन 245 ऑफ कंपनीज एक्ट से आता है कि गवर्नमेंट कंपनी को डिफाइन करता है, कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय। देखो पेड अप शेयर कैपिटल इंपॉर्टेंट है, पेड अप शेयर कैपिटल इंपॉर्टेंट है, पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय, किसने हेल्ड किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने या फिर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट ने, या फिर पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्टली बाय वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, पार्टली पार्टली बाय वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट, तो कॉम्बिनेशन कैसा भी हो जाए भाई साहब 51% से कम नहीं होना चाहिए, इतनी बात समझे। इसमें कंपनी इंक्लूड होता है कौन सा कंपनी, जो सब्सिडरी कंपनी है उस गवर्नमेंट कंपनी का। तो हमने बोला यस कंपनी में कैसे भी तुम्हारा गवर्नमेंट का 51% बनता है, या फिर एक्स कंपनी वाई कंपनी में इन्वेस्टमेंट करती है एंड वाई कंपनी सब्सिडरी बनती है, तो गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी कंपनी भी तुम्हारी गवर्नमेंट कंपनी बन जाती है। तो CNAG क्या करेगा, CNAG क्या करेगा, अपॉइंट करेगा प्राइवेट फर्म्स को CA के टू ऑडिट गवर्नमेंट कंपनी। CNAG क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा इंस्ट्रक्शन ऑन हाउ ऑडिट शुड बी कंडक्टेड, एंड CNAG कैन कमेंट ऑन फाइनल ऑडिट रिपोर्ट एंड कंडक्ट करेगा सप्लीमेंट्री या फिर टेस्ट ऑडिट। ठीक है, फिर हमने बात करी थी कि हमारे पास एक ऑडिट बोर्ड भी होता है, तो ऑडिट बोर्ड सेटअप इन कमर्शियल ऑडिट। तो ऑडिट बोर्ड क्या करता है, ये जो है ना इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट, IAAD, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट क्या करेगा, कॉन्स्टिट्यूट करता है ऑडिट बोर्ड को टू कंडक्ट कंप्रेहेंसिव अप्रेजल्स ऑफ PSE। ठीक है, ऑडिट बोर्ड क्या करेगा, ऑपरेट करता है अंडर CNAG सुपरविजन एंड कंट्रोल, एंड नो सेपरेट लीगल एंटिटी, वो सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, तो तुम्हारा इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट के ही उन्होंने ही बनाया है, एंड इस किसके सुपरविजन में चलता है, CNAG के सुपरविजन में चलता है। इसमें एक्सपर्ट इन्वॉल्व होते हैं, स्पेसिफिक PSU के रिलेवेंट इंडस्ट्री में जो भी होता है ना, उसके रिलेटेड क्या होते हैं, एक्सपर्ट इन्वॉल्व होते हैं, डिस्कस करता है फाइंडिंग्स विद PSU's मैनेजमेंट एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स बिफोर फाइनलाइजिंग रिपोर्ट, एंड CNAG इनकॉर्पोरेट करेगा उनके अप्रेजल्स इनटू देयर ओवरऑल रिपोर्ट। जब CNAG का रिपोर्ट जाता है ना, तो ये सारी चीज़ें क्या करेंगे, CNAG वो कंसिडर करके चलेंगे, उनके रिपोर्ट में इनकॉर्पोरेट करके चलेंगे। अब स्टार्टिंग से देखो हमने क्या क्या देखा है, हमने फ्रेमवर्क देखा है, हमने ऑडिट देखा है गवर्नमेंट कंपनीज का, ऑडिट बोर्ड सेटअप देखा है, कमर्शियल ऑडिट में फाइनेंशियल कमेटी देखी है, फिर हमने CNAG का रोल देखा है, हमने ए ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप को तुम छोड़ दो, इसको मैं पढ़ाया तो एंड में जाके पढ़ाऊंगा, नहीं तो तुम उसको रीड कर सकते हो। जब चैप्टर खत्म हो जाएगा ना, तुमको यहाँ पे क्या लिखा है सब समझ में आ जाएगा, इसके ऊपर कभी क्वेश्चन नहीं आया है, एंड मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि नहीं भी आएगा, फालतू सी चीज़ आती है। ठीक है, तुमको एंड में जाके समझेगा, अभी पढ़ोगे तो कुछ नहीं समझेगा, तो अभी मत पढ़ो, जब हमारा पूरा लेक्चर हो जाएगा तब पढ़ो। ठीक है, अगर मुझे समझ में आता है, अगर मुझे याद आता है तो मैं आपको बता दूंगा लेक्चर में ही। ठीक है, फिर हम बात करते हैं एलिमेंट ऑफ PSU ऑडिट के। तो अभी हमने बात करी कि हमारे पास 3 पार्टीज होती है,
कौन सी पार्टी होती है? ऑडिटर होता है, रिस्पॉन्सिबल पार्टी होती है, इंटरनल यूजर होता है। ऑडिटर कौन है तुम्हारा? बाद में देखते हैं। रिस्पॉन्सिबल पार्टी कौन है? जनरली ऑडिटेबल एंटिटी या फिर उसका TCWG, ठीक है। एंड इंटरनल यूजर कौन है? इंडिविजुअल या फिर ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है तुम्हारा, ठीक है, जिसके लिए ऑडिट रिपोर्ट बनाया जा रहा है। ऑडिटर कौन होता है? सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन होता है, लेकिन इसमें पर्सनल कौन होते हैं? CNDAG एंड इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, फंक्शन करते हैं। सीनियर फंक्शनरीज ऑफ साई रिप्रेजेंटिंग CNDAG इन स्टेट, मतलब सेंट्रल कंट्रोल, सॉरी, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, यूनियन के लिए कौन होता है? CNDAG होता है। वैसे ही उनको जो रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट के लिए, स्टेट के लिए कौन होता है? इसका MCQ में इंपॉर्टेंट हो सकता है। स्टेट के लिए कौन होते हैं? उनको अकाउंटेंट जनरल बोलते हैं। मैंने आपको कहा था अकाउंटेंट जनरल या फिर प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल, तुम उसको बोल सकते हो। फिर तुम्हारा क्या होता है? ऑडिट बोर्ड वगैरह होता है, वो हमने देख लिया है, ठीक है। अब बात आती है कि तुम्हारे थ्री पार्टीज भी हो गए हैं, 3 पार्टीज हो गए हैं। अब तुमको समझना पड़ेगा, अब तुमको क्या समझना है? अब तुमको समझना है 3 टर्म्स। 3 पार्टी तुमने देख लिए, अब तुमको 3 टर्म समझने हैं, ठीक है। 3 टर्म कौन से है तुम्हारे पास? एक है तुम्हारे पास सब्जेक्ट मैटर, दूसरा है क्राइटेरिया एंड तीसरा है सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन। सर ये नई क्या चीज़ है? ये नई क्या चीज़ है? भाई साहब ये कुछ नई चीज़ नहीं है। जैसे कि तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है ना, मतलब जिसको तुम चेक करते हो वो तुम्हारा सब्जेक्ट मैटर होता है। एंड वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का FRF जो होता है ना, AS इंड AS के हिसाब से बना है कि नहीं बना है, वो तुम्हारा क्राइटेरिया होता है। एंड वैसे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो FRF के हिसाब से बने हैं, ऐसा तुम ऑडिट रिपोर्ट में देते हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट AS इंड AS के हिसाब से बने हैं। ये जो स्टेटमेंट जाता है तुम्हारा, मतलब तुम्हारा कंक्लूजन जाता है ना, आउटकम जाता है ना, यही तुम्हारा क्या है? सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। बस इसमें चीज़ क्या होती है इसको समझो, ठीक है। तो सब्जेक्ट मैटर क्या है तुम्हारा? इन्फॉर्मेशन, कंडीशन और एक्टिविटी बिंग एग्जामिन्ड अगेंस्ट क्राइटेरिया। तो किसके अगेंस्ट चेक कर रहे हो तुम? FRF के अगेंस्ट FS चेक कर रहे हो। तो कोई भी ऐसा इन्फॉर्मेशन है, कंडीशन है, एक्टिविटी है, जिसको तुम क्या करते हो? चेक करते हो क्राइटेरिया के अगेंस्ट, तो तुम्हारा क्या है? सब्जेक्ट मैटर है। मतलब व्हाट वी आर एग्जामिनिंग, हम क्या चेक कर रहे हैं, ठीक है। क्राइटेरिया क्या होता है? बेंचमार्क होता है, यूज टू इवेल्यूएट सब्जेक्ट मैटर। तो सब्जेक्ट मैटर को चेक करने के लिए तुमने कुछ बेंचमार्क लगा दिया है, तुमने कुछ स्टैंडर्ड सेट किया है, पॉलिसी सेट की है, कुछ डॉक्यूमेंट सेट कर रहे हैं, वो तुम्हारा क्या है? क्राइटेरिया होता है। एंड इसका आउटकम जो है ना, इवेल्यूएशन का, ये तुम्हारा सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन आता है। एग्जामिनेशन का आउटकम तुम्हारा क्या है? सब्जेक्ट मैटर का इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ PSU तुम्हारा क्या है? सब्जेक्ट मैटर है, तुमको इसको चेक करना है। इसको किसके अगेंस्ट चेक करोगे? गवर्नमेंट ने क्या किया है? सेट किया है रेवेन्यू के टारगेट, कितना रेवेन्यू होना चाहिए, कितना कॉस्ट इफिशिएंसी होना चाहिए, कॉस्ट इफिशिएंसी के स्टैंडर्ड वगैरह उन्होंने सेट किए हैं। तो उसके अगेंस्ट तुम क्या करोगे? उसका परफॉर्मेंस इवेल्यूएशन करोगे PSU का। एंड उसके बाद में तुम क्या कैसे बताओगे? आउटकम कैसे बताओगे? सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन क्या होगा तुम्हारा? PSU मेड 90% ऑफ टारगेट, उन्होंने 90% टारगेट अचीव किए हैं, बट उन्होंने ओवर स्पेंड किया है 800 करोड़ को, 200 करोड़ को, 1000 करोड़ को, 2000 करोड़ को। 80% टारगेट अचीव हुए, 50% हुए, 60% हुए। तो ये क्या है? आउटकम है तुम्हारा। आउटकम हुआ है कि भाई साहब तुम्हारे टारगेट क्या थे एंड कितना अचीव किया है, एंड कुछ गड़बड़ वगैरह की है क्या, कुछ गड़बड़ फ्रॉड किया है क्या, ओवर स्पेंड किया है क्या, कुछ जो भी किया है ना, वो तुम क्या करते हो? सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन में तुम सब कुछ बता देते हो, ठीक है। तो हमारे पास कुछ एग्जांपल है, जैसे कि FS को हम क्या करते हैं? FRF के अगेंस्ट चेक करते हैं। एंड तुम क्या बोलते हो कि FS आर एप्लीकेबल, FS जो प्रिपेयर हुए हैं एज पर एप्लीकेबल FRF। फिर तुम क्या करते हो? PSU का परफॉर्मेंस चेक करते हो, जिसमें तुम रेशियोज रेवेन्यू टारगेट के हिसाब से चेक करते हो, एंड बोलते हो कि 90% टारगेट अचीव हुए, कितना ओवर स्पेंड वगैरह हो गया। फिर स्कीम का इम्पैक्ट भी होता है, स्कीम, ठीक है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मिड डे मील स्कीम, वो सब, वो उसके लिए तुम क्या करोगे? पॉलिसी या फिर उसका डॉक्यूमेंट जो भी आता है ना, उसके क्या टारगेट है, उसके भी टारगेट वगैरह रहते हैं, उसका कितना इम्पैक्ट जाता है उसके अगेंस्ट, उसको तुम क्या करोगे? चेक करोगे। एंड तुम देखोगे कि भाई साहब जैसे कि मिड डे मील स्कीम में तुमने क्या किया है? मिड डे मील स्कीम में तुमने क्या किया है? कितना कितना परसेंटेज वगैरह, क्या क्या तुम्हारा जो भी एक्चुअल रिजल्ट आता है ना, उसके बारे में तुम बता दोगे, ठीक है। फिर कंप्लायंस भी तुम देख सकते हो, कंप्लायंस रेगुलेशन के हिसाब से है क्या, एक्ट या लॉ के हिसाब से तुमको देखना पड़ेगा। जब तुम कंप्लायंस करते हो ना, कंप्लायंस ऑडिट वगैरह करते हो ना, तुमको क्या देखना पड़ेगा? वो एक्ट के हिसाब से कंप्लायंस में है क्या, वो लॉ के हिसाब से कंप्लायंस में है क्या। तो लॉ तुम्हारा क्या बन जाता है? क्राइटेरिया बन जाता है। एंड फिर सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन क्या है? कंपनी वायोलेटेड एनवायरमेंटल लॉ, कंपनी ने एनवायरमेंटल लॉ को वायोलेट किया है, इस प्रोजेक्ट में इसने ये गड़बड़ किया है, इन्होंने ये जो बनाया है ना, इंडस्ट्री बनाया है, उसका पानी उन्होंने क्या किया है? नदी में छोड़ा है। तो यहाँ पे एनवायरमेंटल लॉ का वायलेशन वगैरह हो जाता है। तो ऐसी सारी चीज़ें क्या करेगा? सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन में आ जाती है, ठीक है।
तो सिंपल सी चीज़ आती है भाई साहब। सिंपल सी चीज़ क्या है, देखो इतनी सी चीज़ है, सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन। सब्जेक्ट मैटर क्या है तुम्हारा, रेफर्स टू इंफॉर्मेशन कंडीशन और एक्टिविटी जिसको मेजर किया जाता है अगेंस्ट अगेंस्ट सर्टन क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या है, बेंचमार्क है, यूज टू इवेल्यूएट सब्जेक्ट मैटर। तो सब्जेक्ट मैटर को चेक करने के लिए बेंचमार्क है। एंड सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन क्या है, आउटकम है, इवेल्यूएटिंग और मेजरिंग सब्जेक्ट मैटर अगेंस्ट क्राइटेरिया। उसका आउटकम तुम्हारा क्या है, सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन है। इतनी सिंपल सी बात आती है, ठीक है। सर इसको एक्चुअल में होता है क्या भाई साहब, हाँ ये सारी चीज़ें एक्चुअल में होती है। जैसे कि अगर एक पुल बनाने का है ना, तो सब्जेक्ट मैटर क्या है कि उसका फाइनेंशियल वगैरह कैसा है। ये तुमने पुल बना दिया, उसका स्कीम क्या था, फिर तुम देखोगे कि भाई क्राइटेरिया क्या था, पुल कितने में पैसे में बनाना था, पुल कैसा बनाना था, उसका क्वालिटी क्या था, उसके स्टैंडर्ड क्या थे, ठीक है। उसमें क्या क्या यूज़ करना था, कैसे कैसे यूज़ करना था, सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन कि वो पुल कितने में बना, एक्चुअल में कितने में पुल बना, कितना ओवर स्पेंड हुआ है, कितना खर्चा हुआ है, कितना क्या हुआ है, कितना क्वालिटी कंट्रोल के स्टैंडर्ड, कितनी क्वालिटी के स्टैंडर्ड अचीव हो जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं मेट्रो लेता हूँ, ठीक है, तो सब्जेक्ट मैटर क्या होगा, वो मेट्रो के लिए गवर्नमेंट क्या करता है, कंपनी अलग कंपनी बनाता है, तो कंपनी को मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके फाइनेंशियल वगैरह सारे चेक करने पड़ेंगे। तो ये यहाँ पे गवर्नमेंट क्या बोलता है कि देख भाई साहब, मेरा जो टारगेट है ना, मेरा टारगेट क्या होता है कि इसमें 10,000 CR का खर्चा हो जाएगा। फिर मैं क्या करता हूँ, गवर्नमेंट बोलेगा कि भाई साहब इसमें क्या क्या होना चाहिए, कैसे कैसे होना चाहिए, कहाँ से कहाँ तक मेट्रो बननी चाहिए, उसमें कौन से रोड जो होते हैं ना, उसमें मेट्रो के स्टेशन के लिए इधर उधर जो लगते हैं वो पोल के लिए, तो क्या करेगा, बोलेगा कि भाई साहब इसमें कितने के रोड होते हैं, कितना क्वालिटी बनना चाहिए, कि पोल का हाइट कितना होना चाहिए, ये सारी चीज़ें, स्टेशन कैसे बनना चाहिए, क्या करना चाहिए, उन्होंने जो भी क्राइटेरिया डिसाइड किया है ना, वो क्राइटेरिया होता है, उसके अगेंस्ट तुमको चेक करना पड़ता है कि भाई 10,000 के अंडर हुआ है क्या, वो सारे क्वालिटी कंट्रोल वाले चीज़ें चेक हुई है क्या। एंड फिर तुम क्या करते हो, रिपोर्ट करते हो कि भाई साहब 10,000 में नहीं हुआ, 15,000 में हुआ है। तुम बोलते हो कि ये चीज़ नहीं चेक हुई है, ये चीज़ अच्छे से नहीं हुई है, यहाँ पे यहाँ पे क्या हुआ, क्वालिटी का इशू आता है। ये सारी चीज़ें तुम क्या करोगे, सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन में बता दोगे। तो ये 3 टर्म होते हैं। एंड इसमें तुम्हारे 2 टाइप्स ऑफ एंगेजमेंट है, एक है तुम्हारा अटेस्टेशन एंगेजमेंट एंड दूसरा है तुम्हारा डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट। एक है अटेस्टेशन एंगेजमेंट, दूसरा है डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट। अटेस्टेशन एंगेजमेंट क्या होता है, जो तुम्हारा फाइनेंशियल ऑडिट होता है ना, वैसे ही सेम टू सेम, मतलब क्या, ए रिस्पॉन्सिबल पार्टी मेजर करती है एंड इवेल्यूएट करते हैं सब्जेक्ट मैटर अगेंस्ट क्राइटेरिया। जैसे तुम्हारा फाइनेंशियल ऑडिट में तुम क्या करते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जिम्मेदारी किसकी है, मैनेजमेंट की है, किसके हिसाब से, एफआरएफ के हिसाब से। तो पीपीएफएस एज पर एफआरएफ जिम्मेदारी किसकी है, मैनेजमेंट की है। तो ये जो चीज़ आती है ना, ये तुम्हारा अटेस्टेशन एंगेजमेंट होता है, जैसे फाइनेंशियल ऑडिट के बारे में होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, वो जो रिलेवेंट डिपार्टमेंट है, वो जो रिलेवेंट चीज़ आती है ना, जो रिस्पॉन्सिबल पार्टी आती है, जो पीएसयू आता है ना, वो क्या करेगा, क्राइटेरिया के अगेंस्ट में सब्जेक्ट मैटर को बना देगा, इवेल्यूएट करेगा कि उसके हिसाब से चीज़ हुई कि नहीं हुई है। एंड तुम क्या करोगे, तुम सिर्फ उसका बाद में क्या करोगे, इवेल्यूएशन करोगे। तुम सिर्फ देखोगे, वेरीफाई करोगे कि भाई साहब इसने जो बनाया है, इसने जो इवेल्यूएशन किया है वो सही है कि नहीं किया है। वो तुम्हारा अटेस्टेशन एंगेजमेंट होता है। दूसरा एंगेजमेंट है डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट। दूसरा एंगेजमेंट है डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट, जिसमें क्या करता है, ऑडिटर मेजर करता है एंड इवेल्यूएट करता है सब्जेक्ट मैटर अगेंस्ट क्राइटेरिया। जिसमें तुम क्या करते हो, तुम खुद जाके इसमें वो हटा दो, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पीएसयू उसको हटा दो। तुम क्या करोगे, तुम सीधा जाओगे, तुम सीधा जाके देखोगे क्राइटेरिया क्या है एंड उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, एक्चुअल में क्या है, यहाँ पे क्या है। अभी इसके लिए तुम्हारे पास क्या क्या आता है, यहाँ पे इसके लिए तुम्हारे पास कंप्लायंस ऑडिट आता है। जैसे तुमको चेक क्या करना है, कंप्लायंस चेक करना है, तो कंप्लायंस के लिए हमने क्या देखा, देखो यहाँ पे कंप्लायंस तुमको चेक करना है रेगुलेशन के हिसाब से। तुम क्या करोगे, एक्ट क्या है, लॉ क्या है, उसको देखोगे एंड बाद में बताओगे कि कंप्लायंस एनवायरमेंटल लॉ को इसने क्या किया है, वायलेट किया है। तो यहाँ पे तुम खुद जाके तुम क्या करोगे, सारी चीज़ें देखोगे, इसको उसको बोलने की ज़रूरत नहीं है। फिर परफॉर्मेंस ऑडिट होता है एंड कॉम्प्रहेंसिव ऑडिट होता है एंड प्रोप्राइटी ऑडिट होता है। इतने सारे ऑडिट हमको पढ़ने हैं, ठीक है। समझो, लॉज एंड रेगुलेशन, कंप्लायंस ऑडिट में क्या होता है, लॉज एंड रेगुलेशन को फॉलो किया है क्या, लॉज एंड रेगुलेशन में गड़बड़ है क्या, तुमको देखना पड़ता है। इसमें तुमको रेगुलरिटी देखना है एंड प्रोप्राइटी भी देखना है। रेगुलरिटी मतलब क्या, लॉज एंड रेगुलेशन, एंड प्रोप्राइटी मतलब क्या, तुमको समझेगा, ये प्रोप्राइटी वाला कंसेप्ट जो है ना, वो भी तुमको देखना पड़ता है, ठीक है। परफॉर्मेंस ऑडिट में क्या होता है, जो ऑब्जेक्टिव तुमने देखे थे उसको अचीव किया क्या, उसका परफॉर्मेंस कैसा है। इसमें हम बात करेंगे इकोनॉमी, इफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस के बारे में, ठीक है। मतलब कम कॉस्ट में सेम क्वालिटी सेम क्वांटिटी के लिए तुमने किया है क्या। इफिशिएंसी में हम देखेंगे इनपुट आउटपुट तुम्हारा अच्छे से है क्या, इफेक्टिव कितना हुआ है, ऑब्जेक्टिव अचीव हुए क्या, इसके बारे में हम क्या करेंगे, परफॉर्मेंस ऑडिट में देखेंगे कि भाई साहब सारी चीज़ें इफिशिएंटली, इफेक्टिवली एंड इकोनॉमिकली अच्छी है क्या, ये तुमको देखना पड़ेगा परफॉर्मेंस ऑडिट में। फिर हमारा आ जाता है कंप्लायंस ऑडिट, सॉरी कंप्रहेंसिव ऑडिट। कंप्रहेंसिव ऑडिट है ना, ये मोटा मोटी लेवल के बारे में बात करता है। ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें जो ना तुम्हारा
सब्जेक्ट मैटर है ना, सब्जेक्ट मैटर एक ही होता है, मतलब जो चेक करने की चीज़ एक है, लेकिन क्राइटेरिया जो है ना ये अलग अलग होते हैं। क्राइटेरिया जो है ना अलग अलग होते हैं। ठीक है, जैसे तुम्हारा एक क्या है, तुम्हारा कॉम्बिनेशन है फाइनेंशियल कंप्लायंस एंड परफॉर्मेंस ऑडिट के बारे में। मतलब तुमको चेक एक ही चीज़ करनी है। तुमको क्या चेक करना है, मान लीजिए एक पीएसयू है एंड उस पीएसयू के बारे में तुमको सब चेक करना है, तो उसके लिए तुम क्या करोगे, फाइनेंशियल ऑडिट भी करोगे, कंप्लायंस ऑडिट भी करोगे एंड परफॉर्मेंस ऑडिट भी करोगे। मतलब फाइनेंशियल ऑडिट में ये तुम देखोगे कि भाई साहब वो लॉस में है, प्रॉफिट में है, उसके नंबर का ऑडिट करोगे। ठीक है, उसके नंबर का ऑडिट करने के बाद में तुम देखोगे कि भाई साहब उसने लॉ रेगुलेशन के हिसाब से किया है क्या, एंड तुम देखोगे उसने परफॉर्मेंस अच्छा है क्या, इकोनॉमिकली इफिशिएंटली इफेक्टिवली उसने क्या किया है क्या, ऑब्जेक्टिव अपने अचीव करे है क्या, ये तुमको देखना है। ये सारी चीज़ें अगर तुमको देखना है तो तुम्हारा कंप्रहेंसिव ऑडिट होता है। एक क्या है तुम्हारा कॉम्बिनेशन ऑफ तुम्हारा क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनेंशियल कंप्लायंस एंड परफॉर्मेंस ऑडिट होता है, इसको हम देखेंगे। एंड प्रोप्राइटी ऑडिट क्या होता है, ये क्या बात करता है, एक्सपेंडिचर जो है ना पब्लिक इंटरेस्ट में है क्या, जो एक्सपेंडिचर तुमने किया है ना वो पब्लिक इंटरेस्ट में है क्या होता है, तो इसमें तुम क्या करते हो, डिसीजंस वर फाइनेंशियली प्रूडेंट एंड इथिकल होते हैं क्या डिसीजंस, वो तुम देखते हो। इसमें क्या होता है प्रोप्राइटी ऑडिट में तुमको देखना पड़ता है कि अगर मान लीजिए कि अभी तुमको क्या करना है, तुमको एसी खरीदना है, मान लो। ठीक है, एसी 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 बहुत फालतू, बहुत बहुत एग्जांपल में हो गया। मान लीजिए तुमको क्या करना है, तुम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में बैठे हो एंड तुमको क्या करना है, क्या खरीदना हो सकता है तुमको। ठीक है, तुमको है ना, तुमको है ना, मान लीजिए कि तुमको क्या करना है, तुमको है ना लैपटॉप खरीदना है। ठीक है, तुमको लैपटॉप खरीदना है, तुमको मशीनरी खरीदनी है, तुमको कंप्यूटर वगैरह खरीदना है। ठीक है, तो तुम क्या कर सकते हो, तुम क्या करोगे, तुम देखोगे मार्केट में जाके, जो हम परचेस में करते हैं ना ऑडिट में, तुम क्या करोगे, तुम मार्केट में जाओगे, मार्केट में देखोगे कि भाई साहब कहाँ से तुम खरीद सकते हो, तो कहाँ से तुमको खरीदना है, तो जो खरीदना है ना, तुम खरीदने के लिए जाओगे एंड तुम कोटेशन मांगोगे। एंड तुम क्या करोगे, अभी मान लीजिए कि तुम्हारे पास कोटेशन आ जाते हैं। ठीक है, तुम्हारे पास कोटेशन आ जाते हैं, ए सप्लायर है, बी है, सी है, तीन लोगों से तुमको क्या आ जाते हैं, कोटेशन आ जाते हैं। तो ए ने कितना दिया है, ए ने कोटेशन दिया है मान लीजिए कि 1 लाख रुपए का, बी ने दिया है 1.5 लाख रुपए का, एंड सी ने दिया है 2 लाख रुपीज़ का। ठीक है, तो वो क्या करेगा, ए क्या करेगा, एक बंदा जो परचेस में बैठा है ना वो क्या करेगा, 1 लाख रुपए वाले के पास में जाएगा, उसको क्या बोलेगा कि भाई साहब देख, तू क्या कर ले, हम क्या करते, तेरा जो टेंडर है ना, जो तेरा टेंडर है, वो तेरा कोटेशन है, उसको हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन तू क्या कर ले, इस 1 लाख रुपए को ना 1.49 पे भेज दे। मतलब हमारे पास दूसरे कौन से 1.5 है, 2.2 लाख है। ठीक है, तो ये 1.49 है, मतलब ये तुम्हारा एक्सेप्ट तो हो जाएगा क्योंकि 1.5 से कम है, तो ये तो तुम्हारा एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, बट बाद में क्या करेंगे, ये जो पॉइंट 0.49 है ना, 0.49 लाख है ना, इसको हम डिवाइड करेंगे। इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा तेरा थोड़ा मेरा, तो ये 0.49 है ना, इसमें से मेजोरिटी में पैसे रख लूँगा, तेरे को टेंडर मिल जाएगा, तेरे को फ़ायदा हो जाएगा। तो इसमें तेरा फ़ायदा है, इसमें मेरा फ़ायदा है, इसको 1.49 पे ले ले, टेंडर को मैं एक्सेप्ट करवा देता हूँ एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, मिल बांट के खाएंगे। तो देखो, अगर एक तुम्हारा खुद का पैसा होता है एंड तुम खुद का लैपटॉप लेने के लिए जाते मार्केट में, एंड वो तुमको बोल रहा है कि भाई साहब 50,000 में देता हूँ, तुम क्या बोलते, क्या नहीं भाई साहब मेरे को 70,000 में दे दे, नहीं बोलते ना भाई साहब। तो जैसे खुद तुम खर्चा करते ना, वैसे ही तुम्हारा क्या होता है, बिजनेस के लिए भी तुमने वैसे ही सोचना है कि जैसे तुम्हारे पैसे है। तो अगर, लेकिन लोग ऐसे नहीं है भाई साहब, लोग बहुत गड़बड़ करते हैं, तो वहाँ पे तुमको देखना पड़ता है, प्रोप्राइटी ऑडिट करना पड़ता है एंड तुमको देखना पड़ता है एक्सपेंडिचर पब्लिक इंटरेस्ट में है ना, क्योंकि पब्लिक का पैसा है, तो पब्लिक के इंटरेस्ट में एक्सपेंडिचर है क्या। एंड तुमको देखना पड़ता है डिसीजंस वर फाइनेंशियल प्रूडेंट एंड एथिकल, क्योंकि अभी कभी कभी क्या होता है पता है क्या, इसने ज़्यादा दिया है ना कोटेशन, लेकिन इसका क्वालिटी बहुत अच्छा है, इसका क्वालिटी बहुत अच्छा है, इसका क्वालिटी अच्छा नहीं है, तो तुमको देखना पड़ेगा क्वालिटी अच्छा है क्या, प्राइस है क्या, सब सब सारी चीज़ें तुमको देखनी होती है। तो तुम्हारा जो डिसीजन है ना वो फाइनेंशियल प्रूडेंट है क्या, नहीं देखना पड़ता है। इसके लिए तुम एक सिर्फ चीज़ याद रखो, एक्सपेंडिचर। तो प्रोपराइटी ऑडिट क्या है, तुम्हारा एक्सपेंडिचर का ऑडिट होता है और कुछ नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे इतने सारे ऑडिट हमको पढ़ना है, क्या फाइनेंशियल ऑडिट होता है, कंप्लायंस ऑडिट होता है, परफॉर्मेंस ऑडिट होता है, कंप्रहेंसिव एंड तुम्हारा प्रोपराइटी ऑडिट होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अब हमने कहा, अब हमने क्या क्या देखा है देखो। तो हमने टाइप्स ऑफ एंगेजमेंट देखे कि हमारे पास अटेस्टेशन एंगेजमेंट है, डायरेक्ट रिपोर्टिंग है, जैसे इसमें फाइनेंशियल ऑडिट होता है, इसमें परफॉर्मेंस कंप्लायंस ऑडिट होता है। रिस्पॉन्सिबल पार्टी मेजर करता है सब्जेक्ट मैटर अगेंस्ट क्राइटेरिया एंड ऑडिटर मेजर करता है, इवेल्यूट करता है सब्जेक्ट मैटर अगेंस्ट क्राइटेरिया। ठीक है, यहाँ पे हमारा यहाँ पे हमारा देखो 10 पेज का चैप्टर है और अभी हमारे 3 ही पेज हो गए हैं। ठीक है,
10 पेज का चैप्टर हमारे 3 ही पेज हो गए। अभी हमको क्या करना है, हमको अभी ऑडिट में घुसना है। अभी हमको ना ये सारे ऑडिट जो है ना, ये सारे ऑडिट है ना, फाइनेंशियल कंप्लायंस, कंप्रेहेंसिव, ये सारे ऑडिट हम क्या करेंगे, एकदम अच्छे से घुसेंगे। तो इसको मैं क्या करता हूँ, वीडियो को यहाँ पे रोक देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, सारे ऑडिट जो है ना, सब ऑडिट में अब घुसेंगे एंड सारे ऑडिट को एकदम अच्छे से करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।